ठीक है बच्चे, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे। क्यों डांट रही उसको? अभी रोना शुरू कर देगी वो। देखो रोना स्टार्ट किया इसने, वेट करो इसका। उड़ने वाली डायनासोर का नाम बताइए। क्या है? ठीक है, टायरेनोसॉरस रेक्स, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई? टायरेनोसॉरस रेक्स, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई है? ब्रैकियोसॉरस से। किससे? ब्रैकियोसॉरस। ठीक है, और ट्राइसेरेटॉप्स की स्टेगोसॉरस। किससे? स्टेगोसॉरस। क्या है? ठीक है, बैठो, तो लोग बैठ नहीं पा रहे हो, बैठाना पड़ेगा। बैठो। कल क्या है? कोई टीचर क्यों नहीं? कैसे पता कि कोई टीचर? अभी हमने तो नहीं बताया ना। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। इसको देखो, ये तो खुश हो रही है। तो भी चुरा लेंगे तुम्हारा, बहुत अच्छा लग रहा है। इधर बात नहीं, इधर मेरी पूरी बात तो सुनो। लो बोल लो पहले से, सुनते तो हो नहीं। मेरी क्लास अब कोई भी एब्सेंट नहीं होगी। जो क्लास है जैसे है नियत टाइम पे ही होगा, ना आगे ना पीछे, उसी में। एक्स्ट्रा क्लास कोई नहीं होगा, समझ गए? हाँ, हमारा जो स्पीड होती है ना, कछुआ प्लस खरगोश, ना कछुए की चाल ना खरगोश की चाल, दोनों मिला के चलता है, समझ गए? तो जैसा चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, और आराम से ऐसे ही खत्म हो जाएगा। प्रोसीजर ये है, जैसे आपका चल रहा है कौन सा टॉपिक? इवोल्यूशन। एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक है हमारे जेनेटिक्स और इवोल्यूशन का। इसके बाद आपका बायोटेक होगा। बायोटेक मात्र 2 चैप्टर है, ठीक है, समझ लो इधर। इसके बाद हमारा 11th में मात्र एक ही यूनिट बचा हुआ है। हाँ यार सॉरी, 3 बचा हुआ है। हाँ हाँ ठीक है, सही, अच्छा याद दिला, तो भूल ही गए थे। ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी, हाँ हाँ याद है। और मार्फोलॉजी मात्र 2 है। पहला मैंने बता दिया है, दूसरा है हमारा कौन सा? एनाटॉमी है ना, और स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो 8 ह्यूमन फिजियोलॉजी में, तो 8 2 10, 10 4 10 5 15, 15 चैप्टर हैं, ठीक है। तो जैसे चल रहा है ऐसे चलता रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। दूसरी बात, ये खत्म होने के बाद आपका फिर रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। रिवीजन में हम आपको एक सेट बना देंगे, कौन से दिन में कौन सा टेस्ट रिवीजन होगा, टेस्ट तो अलग बना ही हुआ है, ठीक है। उसको पढ़ पढ़ के आपको आना है, और जो भी रिवीजन चलेगा उसमें हम अगला चैप्टर इसमें ऐड करते जाएंगे। हर दिन नया चैप्टर ऐड होता जाएगा क्लब होते हुए। लास्ट में जब हम लोग पढ़ेंगे, जब आपका 7 मई होगा, तो 6 मई को हम कोई क्लास लेंगे नहीं, बचेगा हमारा 5 मई। पूरी बात तो सुन लो, आए ना आए से मतलब नहीं हमें। आना चाहो तो अभी बहुत से लोग गए हैं, कहाँ हैं? क्या क्लास रुक गई क्या? क्लास रुकी? नहीं रुकी, ट्रेन हमेशा चलती रहती है। जिसको बैठना है बैठे, जिसको निकलना है निकल ले, ट्रेन इंतजार किसी को नहीं करती, समझ गए? हाँ, वो इंतजार करने वाली नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, इधर बात करो, बाहर कर देंगे, ठीक है। इसके बाद आपका जो 7 से 5, 5 तारीख को आपको पूरा एनसीईआरटी पूरा रिवाइज कराएंगे, और 4 तारीख को आपका 12th बनाएंगे, और 3 तारीख को आपका 11th का, 3 को 11th का पूरा एनसीईआरटी, और आपका 4 का पूरा 12th, और 5 को 11th 12th मिला के पूरा करा देंगे, ठीक है। ये होगा शेड्यूल, और उसके पहले जो चल रहा है वो आपको शेड्यूल हम आपको दे देंगे, उस हिसाब से चलता रहेगा, ठीक है। कोशिश ये रहेगी हमारी कि अगले मंथ इसको हम खत्म करा दें, यही कोशिश रहेगी, अगले मंथ में ये खत्म हो जाएंगे, फरवरी में लास्ट तक खत्म हो जाएगा।
स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसमें आपको बायोटिक में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब टाइम जो लगेगा, ह्यूमन फिजियोलॉजी लंबा चैप्टर है या लंबा यूनिट है वो, है ना। तो खैर देख लेते हैं यहाँ पे। हमने आपको बताया था एडेप्टिव रेडिएशन के बारे में, और एडेप्टिव रेडिएशन में हमने बताया था यहाँ पे 3 एग्जाम्पल बेसिकली बताए थे। पहला कौन सा था, बोलो। और क्या ये बताओ। हाँ, बोलो कौन है, डाविन डाविन लगा रखा है, कूट देंगे सो जाओगे, स्वाति पीट जाओगे तुम अभी। बताओ, डार्विन फिंचेस, देर बता रही हो, डार्विन फिंचेस। 3 एग्जाम्पल बताया था हमने यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। फ्लाइंग स्क्वेरल और मोल, बताओ नींद, ये क्या शो करते हैं आपस में, कन्वर्जन या लड़की तुम तो कूट देंगे सो जाओगे अभी, कौन बताया, तुमने बताया, बताओ अमनीत, कन्वर्जन बताओ, सुनाई नहीं दिया तुम्हें। फ्लाइंग स्क्वेरल और मोल क्या शो करते हैं आपस में, है कन्वर्जन, है कुछ नहीं, कह रहे कुछ नहीं, है एडेप्टिव, एडेप्टिव, एडेप्टिव शो करेंगे, क्या शो करेगा, कौन, मैंने क्या बोला मोल और फ्लाइंग स्क्वेरल, क्या बोला मैंने, सुनाई दिया। हाँ, बस कान ज्यादा बज रहे हैं तुम्हारे। मोल और फ्लाइंग स्क्वेरल बोला ना मैंने, क्या शो करेगा, एडेप्टिव रेडिएशन, ठीक है। मोल और मार्सुपियल मोल ये क्या शो करेंगे, ये कन्वर्जन शो करेगा। वोल्फ और तस्मानियन वोल्फ क्या शो करेगा, ठीक है। बॉब कैट और तस्मानियन वुल्फ ये क्या शो करेगा, है तो उसके बोला ना, आंखें निकाल लेंगे हम, है कन्वर्जन, क्या पूछा मैंने, बॉब कैट और तस्मानियन वुल्फ, यहां देखो तस्मानियन वुल्फ है क्या, अरे यार ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, और बॉब कैट क्या है प्लेसेंटल, कहाँ लिखा है, वो लिखा है, मतलब क्या होगा ये, कन्वर्जन, पहचान लोगे। मैंने आपको जो बताए थे प्लेसेंटल मैमल बताए थे आपको, प्लेसेंटल मैमल, शीतल बताओ, शीतल सारे प्लेसेंटल मैमल नाम बताओ, ये लड़की बताओ, ये क्या है, बताओ स्वाति, हाँ नहीं बताओ, एग्जाम्पल बताओ सारे, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल बताओ, बोलो, उल्टा सीधा बोल रही है, बताओ श्रेया, पता है श्रेया, याद है, बहुत गैप हो रही, कूटी जाओगी तुम, कूट दें, अरे यार डंडे रखे हैं अभी, लेके आ रहे हैं, बताओ अंशु, और और हाँ, ओके वेरी गुड, क्या बोल रही है, क्या बोल रही है? लेम्यूल बोल रही है, लेमर है, लीमर लड़की, लेम्यूल बोल रही है, माउच, ठीक है माउच है। आगे बताओ इधर, जो डार्विन साहब थे किस जहाज पे स्विप कर रहे थे, इधर क्या नाम था, अंशु अन्नू, हाँ बोलो, कौन से जहाज थे, टाइटनिक है, कौन से जहाज थे, अरे लड़की चुप रहे, बोले था उसको, है HMS, HMS बीगल, बीगल की स्पेलिंग बताओ, फिर बोलो, BGL, BGL बगल, बताओ, बोले दोस्त बोलो,
अरे बोलोगी कब तक शर्माती रहोगी, बोल। अब बताओ। आफरीन, यही है, यही है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि जो यूनिवर्स की ओरिजिन, अब नहीं बताओ कितने साल में हुआ था, कब हुआ था? बोले दो यार, बोलो बीच में क्या बोल देते हो? जब नंबर आया था बोलिए, बोलो बोलो। बहुत थका डालते हो यार तुम। आप बताओ विकास, कूट देंगे तुम दोनों को, बैठो बताओ, बताओ ईशान, सुनाई दिया? सुनाई दिया कुछ? कितना? कहा याद नहीं किए हो? घूम रहे हो ना, कूटते जाओगे फिर डंडे बिल्ले। ट्रायरानोसरस रेक्स, इसकी ओरिजिन कहाँ से हुई बताओ? बोले दो इसको, ये पहले कर लियो, पहले बतियाते हो खूब हो और फिर पन्ने पलट रहे हो। हाँ तुम्ही की बात कर, उसको कर रहे हैं तुम नहीं। बोलो, कुछ समझ में आया क्या पूछा मैंने? देखो सारस, याद किए बैठे हो इसका मतलब, है ना? देखियो सारस, ठीक है। चलो, सबसे स्ट्रॉन्ग टूल्स बताओ मत, एविडेंसेस बताया था हमने कई सारे, सबसे अच्छा एविडेंसेस कौन सा है? सबसे अच्छा एविडेंसेस कौन सा है? नेचुरल सिलेक्शन से, पेस्टिसाइड से, न्यूक्लिक एसिड से, कंपेरेटिव एनाटॉमी से, फॉसिल से, कौन सा है? हैं? फॉसिल होता है, कौन सा होता है? फॉसिल होता है, ठीक है। ऑक्टोपस की आंखें, सुंदर सुंदर आंखें, और ह्यूमन की आंखें क्या शो करता है? अरे यार तुम लोग तो बोल देते हो फिर। अब जो बोलेगा उसे सारे क्वेश्चन सुनेंगे, जो बोलेगा। हाँ बोलो, बोल दिया? अच्छा आप बताओ, कल पोटैटो, स्वीट पोटैटो बता दो। एनालॉगस, ये क्या शो करेगा? कन्वर्जन, कन्वर्जन या डाइवर्जन इवोल्यूशन? वेरी गुड। आप बताओ, ऐसे याद होना चाहिए, खट खट मजा भी आता है पूछने में भी, ठीक है नहीं? चलो, न्यूक्लिक एसिड पे बात करेंगे, है ना? ये हर आगजम लगभग कॉमन होता है। न्यूक्लिक एसिड से एविडेंसेस हो गया, ठीक है। और आप बताओ, थॉर्न्स, ये बताओ इधर, थॉर्न्स ऑफ बोगनविलिया, टिंडिल ऑफ कुकुरबिट, क्या शो करते हैं? ये होमोलॉगस एनालॉगस? कहाँ नहीं थे? तो कहाँ थी, ऊपर थी क्या? बताओ इसी, होमोलॉगस, क्यों होमोलॉगस है? वेरी गुड। ओरिजिन सेम, फंक्शन, होमोलॉगस के लिए फंक्शन सेम हो सकता है क्या? अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। मैं कुछ, और जो होमोलॉगस होते हैं क्या शो करते हैं? डाइवर्जन, कन्वर्जन? किससे? डाइवर्जन, ठीक है। चलो ये हो गया। आप बताओ आकांक्षा, बर्ड्स की जो पंख होते हैं और इंसेक्ट के जो पंख होता है क्या शो करता है? एनालॉगस, क्या शो करेगा? एनालॉगस, कौन सा एवोल्यूशन, कन्वर्जन या डाइवर्जन? अब आ जाओ इसके, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? बोलो, कहाँ गायब हो गई थी? है? हाँ कल, और कब? कल, कल दवा करवाने गए थे। इधर बताओ अंशु, है? एलेक्स जेफरी, बताओ अंशु, इधर अंशु लड़की। नैन्सी कहाँ छोड़ा है तुम? घर गई है? तो बोल दो सर ने बुलाया है, नहीं आएगी तो मार खाएगी। कल से आएगी? क्या कम्युनिकेशन है ये, ऐसी होती दोस्ती। कब आएगी कब जाएगी सब पता रहता है। नैन्सी आएगी तो बात पीट देंगे उसको, बहुत तेज, बहुत गैप होती है। तो जो गैप हो रहा है ना, उसके लिए कुछ अरेंजमेंट हम कर रहे हैं। नंबर बल लंबक, बताओ नैन्सी, अरे नैन्सी बोलना, ये लड़की आपको बताओ, मैंने पूछा आपसे क्या पूछा, ठीक है, जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है कौन सा ब्लॉटिंग यूज करते हैं? ईस्टर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, वेस्टर्न ब्लॉटिंग, सदर्न ब्लॉटिंग? बोलने दो उसको, कौन सा ब्लॉटिंग यूज करते हैं? सदर्न ब्लॉटिंग? फिर पता नहीं, कभी कभी सदर्न ब्लॉटिंग। अनु बताओ। अरे यार तुम लोग पता नहीं क्या कंफ्यूज करते हो, अनु और तो ठीक है,
नाम में क्या रखा है? इसका नाम अनु, नाम अंशु है। डुप्लीकेट कहीं के। बताओ, आप बताओ। मैंने पूछा, समझाया क्वेश्चन? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में कौन सी ब्लॉटिंग यूज करते हैं? वेस्टर्न, सदर्न, इंडियन, कौन सा? सब तो बोल तो रहे हैं सब। हाँ बोल दो, सदर्न बोल दो। सदर्न ब्लॉटिंग यूज करते हैं, कौन सा? सदर्न ब्लॉटिंग। बाकी इसके डिटेल आपको बताएंगे, इसमें जब पढ़ाएंगे बायोटेक्नोलॉजी, उसमें फिर से आएगा ये। ठीक है, ठीक है। लैक ओपरेन मॉडल किसने दिया ऑफरिंग? बोलो उनकी। लैक ओपरेन मॉडल किसने दिया? क्या जय जय कर रही हो? कहाँ गए थी आप कल? अरे मुझे सब याद रहता है, कौन गायब हुआ, कब गया। खासकर जो बच्चे अच्छे होते हैं उनको जरूर याद, ध्यान रखते हैं कि गैप कैसे हो गए। फिर दिमाग में वही रहती है, इतने बच्चे थोड़े ना कोई याद नहीं कर पाए। हाँ बोलो। है, कोई बात नहीं, तबियत खराब थी, आना चाहिए, तो दवा मिल जाती है यहाँ पे, इंजेक्शन मिल जाते हैं, सब मिल जाते हैं यहाँ पे, सारा अरेंजमेंट है। कौन सी फैसिलिटी? हार्ट की? सब कुछ, सब कुछ क्या है, इमरजेंसी खुलवा देंगे यहाँ पे। बेसिक जो होती है वो करवा देंगे, इमरजेंसी खुलवा देंगे। हाँ बोलो। ऐसा क्या पूछा मैंने? हाँ जय, सॉरी। लैक ओपरेन मॉडल किसने दिया? जैकब और बर्नार्ड। ठीक है। इसमें जो आई जीन होता है, आई जीन, इसका दूसरा नाम बताओ। बताओ शीतल, आपको याद है? आफरीन। रुक जाओ पहले, आफरीन आप बताओ। नहीं पता? शीतल, स्वाति, श्रेया, याद है? इधर बताओ। विकास, आई जिन का दूसरा नाम बताओ। अवनीन, याद है? जिशान, बताओ। है, क्या बोल रहे? रेगुलेटर ने रेगुलेटरी। तीसरा नाम बताओ। हाँ और क्या? तीसरा नाम क्या है? बताओ। नहीं बता? अहमद क्या? हाँ बताओ अहमद, कौन सा? नहीं पता? बस मीटर वो बोली अभी। हाउस कीपिंग जिन बोलते हैं। आई जिन के चार नाम है। आई जिन तो है ही है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। इसी को बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। इसी को बोलते हैं हाउस कीपिंग जीन। इतने सारे नाम हैं। अब ये बताओ, ये बताओ क्या, कि जब रिप्रेसर प्रोटीन कब बनता है? इधर आप बताओ, रिप्रेसर प्रोटीन कब बनता है? खोज नहीं पाओगे। चलो ऐसा काम करो, तुम पेज खोल लो, उसके बाद बताओ। कोई बात नहीं, पेज खोल के बताओ। रिप्रेसर प्रोटीन कब बनता है? अरे सुन तो लो, ढूंढ भी नहीं पा रही। रिप्रेसर प्रोटीन कब बनता है? जब लैक्टोज होता है तब बनता है, जब नहीं होता तब बनता है। देख के बता दो, सब लोग देख के बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, चैलेंज खुला। आप बताओ, कब बताओगी देवी? पिछले साल बता दोगी? बताओ। क्या वजन होता है? आप बताओ ईशान, कब बनता है? जब प्रेजेंट होता है लैक्टोज, नहीं? आप बताओ, कौन है ये? दोनों बनता है, दोनों कहां बनेगा? हाँ बताओ विकास। अवनीन, जब लैक्टोज होता है तब बनता है, जब नहीं होता तब बनता है? जब होता है तब बनता है, नहीं तो यार जब नहीं होता। बताओ ऐसा, व्हाट यू से? आप बताओ, जब होता है तब, जब नहीं होता तब? जब नहीं होता तब। ऐसी आकांक्षा शायद अपना इरादा बदल ले। हाँ बताओ आकांक्षा, क्या बताया? फिर से बता दो, सुनना चाह रहे हैं शायद अपनी। दोनों में होता है, ये बताया था। दोनों अभी भी जो बता रही हो। देखो क्या है, सुनो, इसका लैक्टोज हो चाहे ना हो उससे कोई मतलब ही नहीं है।
ये हमेशा बनता रहता है। तो सुपर हिट क्वेश्चन बार बार गलत कराने वाला है। लैक्टोज हो चाहे ना हो, ये हमेशा होता रहता है। कुछ माया, रिप्रेसर प्रोटीन हमेशा बनता रहता है। ये अलग बात है कि उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा इंड्यूसर के द्वारा अगर लैक्टोज होगा तो। माया, अब दूसरा क्वेश्चन सुनो। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा था क्या? शायद तो भैया बता उसको। अरे यार, तो बता तो रही है। सुना, वैसे याद हो गया उसको। किसका? कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूटिव, कॉन्स्टिट्यूट होता है, कॉन्स्टिट्यूट संविधान, कॉन्स्टिट्यूटिव हो गया। कॉन्स्टिट्यूटिव रेगुलेटरी हाउसकीपिंग लेक्चर रखे हैं, देख लेना इसमें खोल के। तुम लोग देखते भी नहीं हो, आते भी नहीं हो, ठीक है। कम से कम एब्सेंट हो जाते हो तो एक बार खोल के देख तो लिया करो, पढ़ाया क्या गया आज, देख लिया करो। उसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत? और उसी में ले आई, उसमें क्या नाम नीचे कमेंट है तो लिख दिया करो, सर ये नहीं समझ में आया। मैं सब देखता हूँ, मैं सब देख लेता हूँ, ठीक है। हो गया, चलो आगे बताओ अगला क्वेश्चन। जब लैक्टोज नहीं होता है तो जो रिप्रेसर प्रोटीन किससे बाइंड अप करता है? बताओ स्वाति। जब लैक्टोज नहीं होता है, काफी जमाने गुजर गए पूछे हुए, और तुम लोग ढीले पड़ गए, बिल्कुल एग्जाम का समय आ गया और नए साल में आ गए हैं। आपके पास पता है कितना टाइम बचा हुआ है? आज हो गया मुश्किल से 120 दिन बचा होगा, सब मुश्किल से 120 दिन के आसपास। बताओ, नहीं किए थे? आप आए नहीं थे, किए नहीं थे तो खोल लेती, लेक्चर पता है तो खोल लेती ना, जब प्रेजेंट टाइम का है। प्लेलिस्ट मिल जाएगा भैया, सब मिल जाएगा। प्लेलिस्ट देखो, इसमें जेनेटिक्स खोलोगे, इसमें मिल जाएगा। काहे नहीं आती हो? जानबूझ से करना पड़ता है। अरे वो कुछ बड़ा दिक्कत हो जाती है ना इसमें। हाँ बोलो, आप बताओ शीतल, ये किससे बाइंड अप करता है बताओ? अन्नू है ऑपरेटर से। इसको पढ़ा लेक्चर देखा है? तब मैं पूछूं नहीं, फायदा क्या मतलब पूछने से। एक काम करो, इसको रिवाइज कर ले तब पूछना, इसे फायदा नहीं पूछने से। तुम लोग बताते तो है नहीं कुछ। एक अमीनो एसिड एक ही कोडान को कोड करता है, क्या बोलते हैं इसको? डीजेनेसी, ठीक है। कोई एग्जाम्पल बताओ जो एक कोडान हो, एक ही अमीनो एसिड कोड करता हो। है ट्रिप्टोफैन। कौन से ऐसे अमीनो एसिड है जो 6 कोडान से कोड किए जाते हैं? कौन कौन से? शर्म नहीं आती? पढ़ती नहीं हो? पढ़ जाओगे। हाँ बताओ, क्या बता रही हो? हाँ बताओ, बोलो। आर्जिनिन, लिसिन और सेरीन, है ना? ठीक है, ये हो गया। अब ये बताओ कि जो यूयूसी और यूयूयू क्या रिप्रेजेंट करता है? यूयूसी और यूयू क्या रिप्रेजेंट करता है? फिनाइल एलिलीन की फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल एलिलीन, समझाया। और अगर कोडान को 3-3 के फॉर्म में, 3 नाइट्रोजन बेस के फॉर्म में ऐड करते हैं तो फ्रेम सेट पे कोई फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 के फॉर्म में, 6 के फॉर्म में, 9 के फॉर्म में, 12 के फॉर्म, 27 के फॉर्म में, से 3-3 फॉर्म में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट म्यूटेशन का सिंगल एग्जाम्पल बना बताओ। सिकल सेल एनीमिया, इसका एमआरएनए बताओ नॉर्मल सेल का है, जी है जी। और सिकल सेल का? अच्छा, एमआरएनए पूछ रहे हैं, जी यू जी। किस पोजीशन पे वेलिन जो है की जगह ग्लूटामिक एसिड आता है? हैं? बताए रहो ऐसे कुछ भी क्या? ग्लूटामिक एसिड की जगह, वेलिन की जगह ग्लूटामिक एसिड नहीं आता है। कुछ माया, ठीक है। पॉलीजेनिक इंटरेस्ट एग्जाम बताओ ऐसी। पॉलीजेनिक इंटरेस्ट, वेरी गुड, फिनाइल कीटो यूरिया। प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल बताओ अच्छा। ह्यूमन प्लियोट्रॉपिक एग्जाम्पल की पॉलीजेनिक का एग्जाम्पल है? निपटाया रहो कुछ, सब सब निपटा दो उसी में। उसने एक बताया है, आप भी दूसरा बता दो।
ह्यूमन हाइट, ह्यूमन स्किन कलर, दिस आर द पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। इसको एक जीन नहीं कई सारे जीन मिलकर काम करते हैं, समझा? चलो, और ये फिनाइलकीटोनुरिया किसका एग्जाम्पल था? प्लियोट्रॉपी का है। किसका है? प्लियोट्रॉपी का है फिनाइलकीटोनुरिया। फिनाइलकीटोनुरिया के क्या क्या सिम्टम होते हैं? और ठीक है, और क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम तुझे पता है? पूछें? एक ही तो बता दो, नहीं पता? साथ ही बताओ। इनका बर्थडे तुम भाग गई थी, अब तुमसे पूछेंगे इसके सवाल। क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम में क्रोमोसोम पैटर्न बताओ कैसे होता है? क्रोमोसोम पूरे कितने होते हैं ये बताओ? 47। पैटर्न क्या क्या था? एक्स एक्स एक्स, ट्रिपल एक्स, एक्स एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई जीरो, वाई जीरो एक्स, क्या एक्स एक्स वाई? यही होता है शीतल। पढ़ती नहीं हो, इससे कोई फायदा नहीं है। चूल्हा चौका करना पड़ेगा, सही हो जाओगी। पढ़ाई कर लो, ठीक है। और आप सुनो, कोई गायब अब नहीं होगा। अब जो गायब होगा फिर वो बहुत दूर चला जाए। कहाँ से? नीड से, ठीक है। ये खुला है इसलिए कह रहे पढ़ लो, ठीक है। पेपर जैसे पूछते हैं ऐसे ही आएगा, अलग से कुछ नहीं आएगा, है? नहीं पूछना इधर नहीं करवाते, करवा रहे हैं ना, तो करवाए तो करवाते रहे हैं। अच्छा, ये बात क्यों सीखा? सीखा बोलेगी, ये भी हमारे साथ नहीं बोलती है, ये भी हमारे साथ नहीं बोलती। ठीक है, ठीक ठीक, हाँ बिल्कुल सही, हाँ बोलो। ठीक 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 है, ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक, रिविजन करवा दे, ठीक है, सही है, बढ़िया है। अच्छा, बहुत अच्छा है। देखो, डार्विन ने किस बर्ड पे काम किया था? डार्विन पिंचन नाम क्या था? है? ब्लैक छोटी चिड़िया, ब्लैक छोटी चिड़िया, ब्लैक छोटी चिड़िया। आ जाओ, इस पे आ जाओ, देखो यहाँ पे। आ, अच्छा सुनो इधर, डाइवर्जन, कन्वर्जन, एडेप्टिव रेडिएशन, इसमें कोई कंफ्यूजन इतना सा भी, इतने से भी है किसी को? नहीं है? कर लोगे? बोलो, कोई दिक्कत? इनमें से एक क्वेश्चन आएगा, ये हॉट स्पॉट में है ये वाला। आप लोग, हाँ सब सारी क्लास रहती है। मेरी बात सुन इधर, और दूसरी बात ये है कि मेरा जो टाइम रहेगा उसी टाइम पे रहेगा। और आई होप कल शायद फिजिक्स केमिस्ट्री वाले सर नहीं आएंगे, तो आप बढ़िया खा पी के बिल्कुल हेल्दी होके आना। 1:30 बजे दोपहर में धूप निकलेगा, है? 1:30 में क्लास होती है मेरी, है ना? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, आराम से खा पी के और रिविजन करके। और सुनो, कल जो है जेनेटिक्स का पूरा पोर्शन, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस से लेके यहाँ तक का पूरा जितना मैंने आज पढ़ाऊंगा, ये पूरा रिवाइज करके आना है पूरा। एक यूनिट ये सुनो, उसके आगे इसके बाद जो है आपका है टॉपिक लिविंग वर्ड। लिविंग वर्ड सबका हो गया है, लिविंग वर्ड वाला टॉपिक और जेनेटिक्स वाला टॉपिक ये रिवाइज करके आना है कल, माया। नहीं नहीं, सुनो, ठीक है, सुनो, ठीक है, ठीक है, देखो मेरी बात सुन लो, ये यूनिट तो है ही है, लिविंग वर्ड भी करके आओ। ये तो मैं करा दी, इसमें क्या है? इसमें कुछ है क्या? नहीं है, बिल्कुल होगा। लिविंग वर्ड वाला टॉपिक और जेनेटिक्स वाला टॉपिक जो भी सूर्य बना हुआ है, इधर देखो इधर, ठीक है? शेड्यूल मिला नहीं तुम्हें? पता नहीं, मुझे नहीं पता। सुनो इधर बात सुनो, अरे यार बात नहीं, तो कल आराम से आना, ठीक है? गायब मत होना, ठीक है? कोई दिक्कत? किसी को दिक्कत है? कोई दिक्कत हो तो बताओ, क्या बताओ? ठीक है ना? दोपहर में आराम से आइए, बढ़िया सा, है कि नहीं? सुबह बिजी हूँ मैं थोड़ा, देखो, नहीं दूसरा काम मेरे पास है। यहाँ देखो,
अब पूरा शेड्यूल बता दो, सुबह क्या करेंगे? है? ऐसे कौन करता है? देखो, आ जाओ, 1200 क्लास में सुनो। कल लिविंग वर्ड और ये वाला टॉपिक पूरा रिवाइज करके आना है कल, ठीक है? देखो इधर, देखो इधर। तो यहां देखो क्या है, सोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। यहां देखो क्या है, सोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? आईसी पैन स्पर्मिया का। पैन स्पर्मिया नाम सुना है? चलो मारो गोली। डार्विन ने दिया था। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस सब डार्विन का ही है। किसका है? यहाँ देखो, evolution would have started when cellular form of life with difference in the metabolic capability originated on earth। मतलब सबसे पहले जब सेल का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है, तब उसके बाद जो सेल में जो पाए जाने जो प्रोसेस है वो शुरू हो गया। बायोलॉजी द स्टडी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड लिविंग प्रोसेस। लाइफ फॉर्म का मतलब होता है प्लांट या एनिमल। तो प्लांट में कुछ पार्ट यहाँ पे स्टार्ट हो गए, मान लो। द इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी। इसेंस मतलब होता है सार। व्हाट इज सार? हाँ बोलो क्या? हाँ डार्विन कहता है। देखो, फिर द एसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी अबाउट इवोल्यूशन इज नेचुरल सिलेक्शन। पूछा गया, इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंट है। यानी अगर देखा जाए कि जो डार्विन थ्योरी है उसका सार, उसका कॉन्सेप्ट जो है, बेस जो आधार जो है, क्या है? क्या? ये किसका एक कॉन्सेप्ट था? लुइस पास्चर का था ये। लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आता है, ये लुइस पास्चर का था। पैन स्पिरिया जो है वो डार्विन का था। मतलब क्या है इसका? क्या मतलब पैन स्पिरिया का? बताओ मत। पैन स्पिरिया का पहली बात संबंध किस बात से है? किससे रिलेशन इसका? बताओ, आप बताओ। पैन स्पिरिया बताओ ईशान। आप बताओ विकास। नहीं पता? अरे पैन स्पर्मिया का मतलब ये है, जिससे पहले आया बिग बैंग हाइपोथेसिस आया। ये कह रहे हैं कि एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और इस एक्सप्लोजन से डिफरेंट डिफरेंट प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, इंक्लूडिंग अर्थ। पैन स्पर्मिया ये कहती है कि लाइफ से जुड़ा हुआ मैटर है कि पूरे डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट से जो लाइफ कैसे प्रोड्यूस हुआ, स्पोर के फॉर्म। कैसे? स्पोम। स्पोम फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट पे जो है लाइफ पहुंच गया और उसी स्पोर से नया ऑर्गेनिज्म बना। मैं तो स्पोर का मतलब होता है कि जो लाइफ से रिलेटेड है, और जो बिग बैंग हाइपोथेसिस है वो प्लैनेट से फॉर्मेशन से रिलेटेड है। मैं ये दोनों में अंतर है, बिग बैंग। अब बोलो क्या? उसमें नहीं दिया, हम भी तो कह रहे हैं उसमें नहीं दिया है। वो मैंने बताया था आपको, वो कानून कर रही है। उसमें नहीं दिया कि डार्विन ने दिया है, लेकिन ये दिया हुआ है, ठीक है? पैनिस्मिया कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया था, चाहे नोट करो चाहे मत करो, ठीक है? पैनिस्मिया दिया था। पहले बहुत सारे थ्योरी कॉन्सेप्ट बड़े थे, लगभग जो इवोल्यूशन वाला टॉपिक है लगभग 4-5 पेज में इसको पढ़वाते थे पहले, जब सीपीएमटी में था तब। अब तो सीपीएमटी रहा नहीं, ठीक है? तो पैन स्कोरियरिटी कहाँ दिए? दिए नहीं दिया है। हमने बताया पहले बहुत सारे थे। कैमरर का एक्सपेरिमेंट है? नहीं है। पास में कुछ नहीं। लैमार्क कॉन्सेप्ट है? नहीं है। तो लैमार्क, डार्विन, कैमरर, ठीक है, बहुत सारे थे, तो नहीं है इसमें। लेकिन पैनिस्पर्मिया वर्ड आया है, इसलिए मैंने बोल दिया है कि इसको दिया था डार्विन ने। उसमें अगर पैनिस्पर्मिया नहीं आता तो हम क्यों बताते? और डार्विन की बात चल रही थी, मैंने बता दिया मैं कुछ। तो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, नेचुरल सिलेक्शन, पैनिस्पर्मिया, ये सब किसका कॉन्सेप्ट है? डार्विन का। ठीक, यहाँ मुझे बताया गया कि डार्विन जो थ्योरी है उसका सार क्या है, उसका बेस क्या है, आधार क्या है? क्या बताओगे? नेचुरल सिलेक्शन। क्या है? नेचुरल सिलेक्शन, यानी नेचर हर ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करती है, तो जिसको सिलेक्ट करती है वही लाइफ में आगे प्रोसीड करते हैं। यहाँ देखो, ये पूछा गया कई बार, ठीक, ध्यान रखिएगा। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और लाइफ स्पैन। माइक्रोब दैट डिवाइड फास्ट हैव द एबिलिटी टू मल्टीप्लाई एंड बिकम बिलियन ऑफ इंडिविजुअल विद इन हॉर्स। एक कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया से ए, मान लो कोई एक कॉलोनी है बैक्टीरिया की, मान लो ए है, growing on a given medium has a built-in variation in terms of ability to utilize a feed component। मान लो कहने मतलब ये है, जैसे मान लो एक कॉलोनी है, मान लो ए,
यहाँ बहुत सारे बैक्टीरिया है। ठीक, ये देखो, ग्रोइंग ऑन ए गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरिएशन इन टर्म्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज ए फीड कंपोनेंट। मान लो कोई चीज खाता है ये बैक्टीरिया, यूटिलाइज ए फीड कंपोनेंट, ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन वुड ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन बी दैट सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन। अब देखो यहाँ पे मतलब ये कहने मतलब है कि एक कॉलोनी ये थी यहाँ पे, ये देखो इसमें दो टाइप की कॉलोनी थी, ठीक है, यानी कि ए भी थी और बी भी थी। मान लो ये रेड वाला ए है और ये वाला बी है, ठीक है। मान लो कभी ऐसा नेचर में हो जाए, सपोज दैट कि ये खाने के जो इनको अमाउंट दिया जा रहा है, कुछ खाने की चीजें बदल दी जाए, ठीक है, खाने की चीजें बदल दी जाए, तो हो सकता है जो खाना हो किसी एक के फेवर में चला जाए, यानी एक का फूड तो हो दूसरे का फूड ना हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे शेर हो गया और आपको बड़ा प्यार आ रहा हो कि मेरा बर्थडे मैं शेर को कुछ खिलाऊंगा, और आपको ले गए बढ़िया भिंडी तरोई लौकी कद्दू, आज शेर तो खुश हो जाएगा, ठीक है। और शेर को बुलाया, देखो मेरा बर्थडे है और मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ लेके आया हूँ, हलवा बना के ले गए, पूरी बना के लेके गए, नहीं पकड़ा दी। उसके बाद उस शेर खाना तो दूर रहा, वो देखेगा भी नहीं, देखेगा देखेगा हलवा पूरी खाएगा शेर? नहीं खाएगा। वो खाएगा? सब्जी खाएगा? वो नहीं खाएगा। और आपने क्या किया कि भाई आपने ये भी बोल दिया है, मान लो ऐसे समझ लो जैसे कि एक कोई एरिया था जहां पे हिरन था और क्या नाम है शेर था, ठीक है, हिरन और शेर, और आप क्या ले गए घास। घास आपने किसको दिया? शेर को भी दिया और हिरन को भी दिया, और करीब 1 महीना तक आपने काम किया। 1 महीना तक आपने यही काम करते रहे कि घास देते रहे दोनों को, कौन जिंदा रहे कौन मर जाएगा? हाँ, शेर मर जाएगा और हिरन वो तो खुश रहेगी और देख देख मुस्कुराएगी हिरन शेर की तरफ, देखो हमें तो खाने को मिल रहा है, मैं कुछ तो और है महान है। हिरन खास, अरे चैम्बर अलग अलग है लड़की, एक ही एरिया है, ये जाल बना रखा है, खुश, ये जाल है, यहाँ शेर है यहाँ पे हिरन है, अब खुश है। साथ साथ कहाँ रखेंगे देखो यहाँ पे, और साथ साथ रख देंगे तो खिलाएंगे किसको? मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। इस केस में क्या हुआ कि हिरन तो सरवाइव कर गई लेकिन शेर क्या हो गया? मर गया। तो कहने मतलब यही चीज है यहाँ पे कि जब भी कोई चीज ऐसा कोई चेंजिंग होता है तो उस चेंजिंग में एक आगजम खत्म हो जाता है, दूसरा यहाँ पे बचा रह जाता है। वही यहाँ पे इन्होंने बैक्टीरिया की टर्म में एग्जाम्पल दिया है कि कोई कॉलोनी है वहाँ पे और हमने कुछ खाने की चीजें दी, एक बैक्टीरिया जिसके लिए फूड था वो जिंदा रह गया और जिसके लिए फूड नहीं था वो निपट गए। समझा? इसका मतलब ये जो जिंदा रह गया यही आगे चल के इनकी नई प्रोजनी बनेगी, उसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। उसी एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। ठीक, देखो तो कह रहे हैं यहाँ पे कि जो यहाँ पे एक पूरा कॉलोनी थी और बताया गया कि यहाँ पे देखो ग्रोइंग एंड गिवन मीडियम हैज बिल्ट इन वेरियस इन टाइप्स ऑफ एबिलिटी टू यूटिलाइज ए फीड कंपोनेंट। फीड मतलब कुछ भी खाने खिलाने के लिए। ए चेंज इन द मीडियम कंपोजिशन, आपने चेंज बदल दिया, ब्रिंग आउट ओनली दैट पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन से भी। मान लो कोई एक पॉपुलेशन खत्म हो गई, यानी कि रेड वाला बचा कौन सा? ब्लू वाला। दैट कैन सर्वाइव अंडर द न्यू कंडीशन, और ये नए कंडीशन सर्वाइव करेंगे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। दिस वेरिएंट पॉपुलेशन आउटग्रो द अदर्स एंड अपीयर्स एज ए न्यू स्पीसीज। ठीक, और अब मान लो इसी कंटेनर में, इसी ग्रुप में हमने फिर दूसरे बर्थडे आया, उसने कहा कि भाई मैं खिलाऊंगा बिरयानी या मटन खिलाऊंगा, ठीक है, और मटन लेके गया किसके पास? हिरन के पास और शेर के पास। 1 महीने तक उसको मटन खिलाते रहे, या मीट कह सकते हो, मटन आप खाते हो तो उसको भी खिला रहे हो, तो शेर तो मटन खा लेगा और हिरन नहीं खाएगी, वो उसमें खाएगी तो कौन निपट जाएगा? फिर हिरन निपट जाएगी। कहने मतलब यह है कि शेर जो है आगे करके वो सर्वाइव कर जाएगा और उसके आगे आगे जो है उसकी जनरेशन आगे बढ़ेगी। उसके बारे में बात करें। आप दूसरी बात देखो यहाँ पे, ये तो रहा किसी एक के फेवर में हो जाए तब, लेकिन मान लो ऐसा कोई केस आ जाए, जैसे मान लो हमने बताया कि एक मान लो लायन है और एक मान लो हमने डियर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसा खाना दे दोनों को जो दोनों ना खा पाए, दोनों ना खा पाए, दोनों खाने के लिए ना हो, तो क्या होगा? देखो सुनो ध्यान दो, क्या चाउमीन?
नहीं सुनो इधर, सुनो इधर। अरे तो वही हो गया, इधर देखो इधर। इसमें क्या है, मान लो कोई ऐसा खाना दें जो दोनों ना खा पाए, मतलब सुनो किसी का फेवरेट ना हो। जैसे यहाँ पे देखो कि जो हिरन है, मान लो हिरन, हमने मान लो दे दिया बिरयानी देते रहे, बिरयानी छोड़ दो, मटन देते रहे इसको, या मटन देते रहे इसको, ठीक है। उसके मुंह में पानी आ गया। देखो इधर, मटन देते रहे इसको तो शेर तो खाता रहेगा आराम से, हिरन नहीं खा पाएगी, ठीक है। लेकिन कोई मान लो ऐसा कोई भी चीज ऐसा दे दें जो दोनों ना खा पाए, आसानी से दोनों ना खा पाए, तो क्या होगा कि इसमें मान लो हिरन ने कोशिश किया, हिरन ने कोशिश किया कि उसको खा लिया, बस में कुछ, तो फिर क्या होगा। लेकिन जबरदस्ती खा रही हिरन, जबरदस्ती मतलब कुछ नहीं इसके पास खाने का, इसके पास कुछ नहीं है। शेर के पास ऐसा है, ये मर जाएगा लेकिन ये खाएगा तो मीठी खाएगा, रोटी नहीं खा सकता, ये कुछ माया नहीं खा सकता। और हिरन जो है ये सब कुछ, मान लो इसको सपोज दैट, मान लो इसको मटन खाना पड़ गया, इसको हिरन को, तो इमरजेंसी में खा लेगी, जिंदा तो रह जाएगी ना। तो यहाँ पे कहने मतलब ये है कि अगर कोई खाना ऐसा हो जो दोनों के लिए ना हो, मतलब दोनों ना खाएं उसको, दोनों के लिए खाना ना हो, लेकिन फिर भी किसी एक को जो खाएगा वो जिंदा रहेगा, वही नेचर में जाके रिलेट होगा, उसकी प्रोजेनी बनेगी। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट वो चीज अलग हो गया, वो तो स्ट्रगल हो गया, कंपटीशन की बात कर रहे हैं। सर्वाइवल फिटेस्ट जो बेस्ट हो गया, यहाँ बेस्ट वाली बात ही नहीं है, या खाने की बात कर रहे हैं। तो खाना जिसको जो उसको कंडीशन को मतलब खा लेगा तो फिर वो आगे सर्वाइव कर जाएगा। हालांकि खाना दोनों का नहीं है, लेकिन फिर भी जो खा लेगा, खा पाएगा, वो आगे चल के सर्वाइव कर रहेगा। कहने मतलब बुरी कंडीशन दोनों के लिए है, लेकिन जो इसमें सर्वाइव करके निकल गया वही आगे बढ़ेगा। ये होता भी है, बस है कुछ बुरे कंडीशन में कई लोग छोड़ देते हैं, अरे कौन जाए तैयारी करने की, बहुत बवाल है। लेकिन जो यहाँ से निकल जाते हैं फिर वही आगे पहुँचते हैं, फिर सर्जन बन के निकलते हैं, है कि नहीं। वही कहने मतलब यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देखो तो कहने मतलब यही है कि यहाँ जो निकलने के बाद जो आगे जब सर्वाइव कर गए, बच गए, वही उन्हीं के आगे चल के प्रोजनी बनती है, ठीक है। देखो इसी को बोलते हैं यहाँ पे, हाँ, न्यू स्पीसीज, दिस वुड हैपन विद इन दिस, फॉर द सेम थिंग टू हैपन इन ए फिश और फॉल वुड टेक मिलियंस ऑफ ईयर, एज लाइफ स्पैन ऑफ दीस एनिमल्स आर इन ईयर। अगर मछलियों की बात करो, फॉल्स मुर्गे की बात करो, इनकी लाइफ स्पैन अलग होती है, ठीक है। Here's we see that fitness of B is better than that of the A under the new condition। जैसे यही बताया हमने, हमने आपको शेर और हिरन का एग्जांपल दिया, और कोई ऐसी खाने की चीज दिया जो दोनों नहीं खा पा रहे थे उसमें, लेकिन हिरन तो खा लिया लास्ट में और बच गया हिरन, हिरन खाएगा तो बच जाएगा, लेकिन शेर उसको नहीं खा पाया तो शेर क्या हो जाएगा, मर जाएगा। जो हिरन है यही आगे चल के भविष्य में यही नीक प्रोजनी आगे ज्यादा बढ़ेगी, उसी बात करें। इसका मतलब जो फिटनेस इतनी ज्यादा अच्छी है हिरन की, और फिटनेस का मतलब डार्विन के हिसाब से क्या है, रिप्रोडक्टिव फिटनेस, माया, यानी कि जो हिरन होगी इन्हीं के प्रोजनी आगे चल के सर्वाइव करेंगे। वन मोस्ट रिमेंबर, यहाँ पे कर रहे हैं, नेचर सेलेक्ट फॉर फिटनेस, वन मस्ट रिमेंबर दैट सो कॉल्ड फिटनेस इज ए बेस्ड ऑन कैरेक्टरिस्टिक व्हिच आर इनहेरिटेड। और यही जाके उनके आगे जो जनरेशन वहां भी जाती है, उनके बच्चे भी हेल्दी होंगे। Hence the must be genetic basis of getting selected and to evolve. Another way of saying the same thing is that some organisms are better adapted to survive in all otherwise hostile environment। मतलब ये है कुछ ऐसे एग्जाम होते हैं जो कंडीशन चाहे कैसे भी हो वहां वो सर्वाइव कर जाते हैं। गांव के बच्चे को कहीं भी डाल दो, तालाब में, जंगल में, रेगिस्तान में रह लेगा, शहर के बच्चे को डाल को देखो परेशान हो जाएगा। जो एसी में रहता हो मान लो, ठीक है, कहाँ रह पाएगा, रह पाएगा, थोड़ा सा धूप लगेगा परेशान हो जाएगा। वही कह रहे हैं यहाँ पे देखो, सम एग्जाम आर बेटर एडेप्ट टू सर्वाइव इन अदरवाइज हॉस्टल एनवायरनमेंट। हॉस्टल मतलब जो हमारे मनपसंद का हो। एडेप्टिव एबिलिटी इज इनहेरिटेड, इट हैज जेनेटिक बेसिस, फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ द एबिलिटी टू अडैप्ट एंड गेट सेटेड बाय द नेचर। तो यहाँ फिटनेस के बारे में बताया है, जो कि बताया किसने, डार्विन ने। ये पूरी कहानी समझ में आई कि खराब से खराब कंडीशन में जो सर्वाइव कर जाता है उसी की प्रोजनी आगे बढ़ती है, उसी की जनरेशन आगे बढ़ती है। जो खत्म हो जाता है उसी कहाँ बढ़ेगी, ठीक है। तो इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी क्या है, सो रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं, लोरी, क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, सो रहे हो सबके सब,
और हमने इंपॉर्टेंट भी लिखाया है, तब भी सो रहे हैं। देखो अगला, देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नोट कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या देखो कह रहे हैं यहाँ पे, ब्रांचिंग डिसेंट एंड नेचुरल सिलेक्शन आर द टू की कॉन्सेप्ट ऑफ डार्विनियन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। दो की कॉन्सेप्ट है, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब क्या है, डिसेंट मतलब होते हैं उनके बच्चे, प्रोजनी, ठीक है, जैसे पेरेंट्स हैं उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, उनके बच्चे, इसी बोलते हैं ब्रांचिंग डिसेंट। कई सारे, मान लो एक पेरेंट्स हैं, उनके कई सारे बच्चे हुए, उन बच्चों में मान लो कोई एक बच्चा है जो बहुत हाई पोस्ट पे पहुंच गया है, पास में कुछ, जाहिर सी बात उसकी जनरेशन बहुत तेज आगे बढ़ेगी लंबे समय तक। कुछ ऐसे हैं जहां पे उनके पास पता नहीं खाने को नहीं है, ठीक है, कुछ काम करने को नहीं, धीरे धीरे क्या होगा, बीमारी आजारी हो जाएगी और वो निपट जाएंगे। तो तुम्हारा निपट मतलब खत्म हो जाएंगे, समझ रहे हो ना निपटने का मतलब क्या है। देखो तो यहाँ पे इसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इवन बिफोर डार्विन ए फ्रेंच नेचुरलिस्ट लैमार्क। डार्विन से पहले एक साइंटिस्ट और फिलोसोफर थे, क्या नाम था उनका, मार्क कर लो इसको, लैमार्क। और ये नेचुरलिस्ट थे, नेचुरलिस्ट मेंडल भी थे, नेचुरलिस्ट लैमार्क भी है। एंड स्टेट दैट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म एंड अकर बाय ड्राइन बाय यूज एंड डिसयूज। पहला कॉन्सेप्ट इनका है यूज एंड डिसयूज। जिन आर्गन का यूज ज्यादा किया जाता है वो ज्यादा सर मॉडिफाइड हो जाते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं। जिनका यूज कम करते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, डिसअपेयर हो जाते हैं। पास में कुछ, ठीक है, जैसे पूंछ की बात करें, जैसे ह्यूमन की बात करें तो पूंछ, ह्यूमन की बात करें, धीरे धीरे पूंछ का यूज खत्म हो गया तो धीरे पूंछ भी खत्म हो गए, ठीक है। क्योंकि जिन आर्गन का यूज ज्यादा होता है वो ज्यादा सर्वाइव करते हैं, जिनका नहीं होता वो खत्म हो जाते हैं। इसको बोलते हैं यूज एंड डिसयूज। नंबर 2, ये विद एग्जांपल ऑफ जिराफ। उन्होंने जिराफ का एग्जांपल दिया, जिराफ का एग्जांपल दिया कि जिराफ किसी जंगल में रहते थे। पहले जिराफ कुत्ते जैसे थे, क्या कुत्ते जैसे छोटे छोटे थे। यहाँ देखो, who in an attempt of forage, forage मतलब चरना, leaves of odd tree had to adhere by elongation of their neck। मान लो जिराफ छोटे थे, जंगल था पूरा, पहले मान लो ये घास यहाँ पे है, तो छोटे छोटे घास पे चढ़ते थे, तो छोटे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन धीरे धीरे यहाँ पे खत्म होने लगा, तो अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये पेड़ ऊंचाई पे आगे देखो यहाँ पे, ये ऐसे समझ लो, अब इनको उचकना पड़ता था, ठीक है। तो इनकी गर्दन, जब इसको खाने के लिए, पत्तियों को खाने के लिए गर्दन क्या करते थे, खाते थे, तो नीचे की पत्तियां सारी खत्म हो गई। तो इस तरह से करते 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 इनकी गर्दन क्या हो गई, लंबी हो गई। बस में कुछ, और ये कई सालों में हुआ, बस में कई सौ सालों में हुआ, और ये चीज इनके बच्चों में भी ट्रांसफर हो गया, जेनेटिक। ये बताया किसने, जिराफ का एग्जांपल दिया किसने, लैमार्क ने। किसने, लैमार्क। As they pass on his acquired characters of elongated neck and succeeding generation, और आगे जनरेशन जो जिराफ उनके बच्चे हुए उसमें भी गर्दन लंबी पाई गई। Slowly over the years came to acquire long necks, और अब प्रेजेंट टाइम आप देख रहे हैं जिराफ के गर्दन कैसे होते हैं, लंबे होते हैं। Nobody believe this conjecture anymore। ज्यादातर लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि क्या ऐसा भी हो सकता है, लोग इस पर विश्वास नहीं करते हैं। बस एक ही चीज याद रखिए कि यूज एंड डिसयूज कॉन्सेप्ट दिया किसने था, क्या बताओगे, लैमार्क ने। इतना बहुत किस पे काम किया था, जिराफ पे। क्या थे ये, नेचुरलिस्ट थे। कौन, लैमार्क। लैमार्क के बारे में बहुत सारी चीजें थी लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो हम भी ज्यादा ध्यान इस पे नहीं देंगे, ठीक है। देखो कहने के इज इवोल्यूशन ए प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। यानी इवोल्यूशन कोई प्रोसेस है या प्रोसेस का रिजल्ट। इज इवोल्यूशन प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस मतलब प्रक्रिया, किसी प्रक्रिया के अंतर्गत क्या है। द वर्ड वी सी इन एनिमेट एनिमेट, हमारे संसार में कुछ लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी चीजें हैं। इज ओनली द सक्सेस स्टोरी ऑफ द इवोल्यूशन। व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ दिस वर्ड वी डिस्क्राइब इवोल्यूशन एज ए प्रोसेस। जब हम लोग इस वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं तो इवोल्यूशन क्या है, प्रोसेस है। क्या देखो, इवोल्यूशन इज प्रोसेस और द रिजल्ट ऑफ प्रोसेस। तो अगर हम वर्ड के बारे में बात करते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये प्रोसेस। ऑन द अदर हैंड व्हेन वी डिस्क्राइब द स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, जब हम वो बात करते हैं स्टोरी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, वी ट्रीट इवोल्यूशन एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस। कॉन्सिक्वेंस मतलब रिजल्ट है, पास में कुछ। तो कह रहे हैं कि अगर हम अर्थ की स्टोरी के बारे में बताते हैं, अर्थ पे जो लाइफ है उसकी स्टोरी के बारे में बताते हैं, तो ये क्या होता है, रिजल्ट होता है।
पास में कुछ कॉन्सिक्वेंट ऑफ प्रोसेस मतलब रिजल्ट है किस चीज का, प्रोसेस का, पास में कुछ। तो कहने मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जब हम लोग बात करते हैं वर्ड के बारे में, ठीक है, तो स्टोरी ऑफ दिस वर्ड, देखो अगर संसार के बारे में बात करते हैं स्टोरी ऑफ दिस वर्ड, तो इवोल्यूशन क्या है, ये प्रोसेस है। लेकिन अगर इस धरती पर लिविंग बीइंग के बारे में बात करते हैं तो ये क्या है, ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है, ये कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस है। कॉन्सिक्वेंस मतलब परिणाम, रिजल्ट। माया कुछ पूछ सकते हैं यहाँ पे किसके बारे में बात करते हैं। तो अगर आप पूछे कि जो अगर ये लाइफ जो धरती पे है उसके बारे में, स्टोरी के बारे में बात करते हैं तो रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। लेकिन सिर्फ वर्ड के बारे में बात करें तो ये क्या है, प्रोसेस है, क्या प्रोसेस, ठीक है। और इसी को लोग बोलते हैं कॉन्सिक्वेंस ऑफ प्रोसेस को बोलते हैं क्या, नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो नेचुरल सिलेक्शन जो है ये रिजल्ट ऑफ प्रोसेस है। वी आर स्टिल नॉट वेरी क्लियर विदर टू रिगार्ड सोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन एज ए प्रोसेस और इन रिजल्ट ऑफ अननोन प्रोसेस, मतलब इसके बारे में कहने बहुत क्लियर कट जानकारी नहीं है, ठीक। इट इज पॉसिबल दैट द वर्क ऑफ थॉमस माल्थस, याद करिए इंपॉर्टेंट है कि थॉमस माल्थस साहब किस पे काम कर रहे थे, पॉपुलेशन पे, और इन्हीं की बुक पढ़ा था किसने, डार्विन ने। और फिर माल्थस साहब को समझाया था कि देखो ऐसी चीजें होती है। तो माल्थस साहब को लगा यार कोई तो मेरा फॉलो कर रहा है मुझे, नहीं मेरे जैसा सोच रहा है। उनको क्या पता कि इन्हीं किताब से पढ़ के बता रहे थे वो, देखो यहाँ पे ये थे हमारे डार्विन साहब। कह रहे कि जो थॉमस माल्थस ऑन पॉपुलेशन इन्फ्लुएंस डार्विन, और इन्होंने क्या किया, देखो लिखा हुआ इन्फ्लुएंस डार्विन, इस बात को डार्विन से मतलब सबसे ज्यादा इफेक्ट इसी पड़ा, माल्थस के जो लिखा था उन्होंने पॉपुलेशन पे आर्टिकल जो लिखा था, डार्विन ने इसी को पढ़ा था और पढ़ के काफी ज्यादा इंस्पायर हुए थे, ठीक है। और इन्हीं कॉन्सेप्ट को इन्हीं को बता दिया, भाई देखो ऐसे होता है पॉपुलेशन, ऐसे जनसंख्या होती है, हिसाब से छोटे आगजम होते हैं, हिसाब से बढ़ते हैं। माल्थस को लगा यार कितना अच्छा यार ज्ञान है यार, जैसा हम सोच रहे हैं वैसे ये भी सोच रहा है, ठीक है। उनको क्या पता कि उन्हीं कॉन्सेप्ट उन्हीं को बता रहा है। देखो नेचुरल सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन कहाँ, सर्टेन ऑब्जर्वेशंस विच आर फैक्चुअल, फैक्चुअल मतलब किसका कोई आधार ना हो, क्या होता है फैक्चुअल, वही कह रहे हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, वो आपको पता है कि नेचुरल रिसोर्स होते हैं कैसे होते हैं, वो लिमिटेड होते हैं, जैसे पेट्रोल क्या है लिमिटेड, डीजल क्या है लिमिटेड, है कि नहीं। ये जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं। पॉपुलेशन आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। आप देखोगे कि एक इससे बरसात के दिनों में क्या होता है, जो बैक्टीरिया होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, कीड़े होते हैं, अचानक बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसके बाद जैसे बरसात खत्म हो जाए सब गायब हो जाते हैं। वही देखो आप कह रहे हैं यहाँ पे, कह रहे कि फॉर एग्जाम्पल नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, पॉपुलेशंस आर स्टेबल इन साइज एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन। और जिस हिसाब से वो कीड़े मकोड़े जो बढ़ते हैं उस हिसाब से खत्म भी हो जाते हैं, असना कुछ तो क्या है, सीजनल फ्लक्चुएशन है। मेंबर्स ऑफ ए पॉपुलेशन वेरी इन कैरेक्टरिस्टिक, इन फैक्ट नो टू इंडिविजुअल आर लाइक, दो इंडिविजुअल एक जैसे नहीं हो सकते, इवन दो दे लुक सुपरफिशियली, मतलब जैसे नहीं हो सकते, दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, बाहर से देखने में आपको जैसे लग सकते हैं। मोस्ट ऑफ वेरिएशन आर इनेटेड, फिर ज्यादातर जो वेरिएशन होते हैं वो इनेटेड होते हैं, यानी कि अगले जनरेशन में जाते हैं। द फैक्ट दैट थियोरेटिकली पॉपुलेशन साइज विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, और आपने देखा गया कि जो साइज होता है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो कर जाता है। कौन सा ग्रोथ था ये पता है, ज्योमेट्रिक था लॉजिस्टिक था। ज्योमेट्रिक में बताया था जिसमें जे शेप कर्व बनता था, उसमें अचानक बढ़ जाता था। रिप्रोड्यूस मैक्सिमली एंड दिस फैक्ट कैन बी सीन इन द ग्रोइंग बैक्टीरियल पॉपुलेशन, बैक्टीरियल पॉपुलेशन अचानक बहुत तेज से बढ़ जाती है। ये बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े देख लो, अगर बरसात के दिनों में कीड़े मकोड़े देखोगे तो ग्राफ कैसे बनता था, देखो ये ऐसे बनता था, अचानक बढ़ जाएगा जैसे बनता है, ठीक है। और उसके बाद देखो खाना नहीं होता, उसके बाद ये क्या होगी, बैक्टीरिया सारे खत्म हो जाते हैं, है ना। देखो एंड द फैक्ट दैट पॉपुलेशन साइज इज रियली आर लिमिटेड मींस दैट देयर हैड बीन कंपटीशन फॉर रिसोर्सेज। अब सारे बैक्टीरिया आप सोचो कि खत्म कैसे हो जाते हैं, अचानक ढेर सारे कीड़े मकोड़े आए बरसात में, अचानक सब खत्म हो गए। आप देखो किनारे सब मरे हुए पड़े रहते हैं, देखा है बरसात में, देखा कीड़ा देखा होगा। और खासकर जो जहाँ लाइट होता है वहाँ ज्यादा वो पहुंचते रहते हैं लाइट की वजह से, जहाँ जहाँ लालटेन ले जाओगे वहाँ वहाँ कीड़े उसके साथ में आते हैं, और सुबह देखो सब मरे पड़े रहते हैं, ठीक। तो क्या हुआ होगा, कैसे मर गए वो, क्या हुआ होगा, कैसे मर गए, कैसे मर गए, दो रीजन से। एक तो उनके पास खाने की कमी पड़ गई होगी, खाने की कमी पड़ गई होगी, ठीक है। और दूसरा जो है खाने की जो चीजें कमी पड़ गई जिसकी वजह से क्या हो गया, कंपटीशन। एक बैक्टीरिया कहेगा मैं खाऊंगा, दूसरा बैक्टीरिया कहेगा मैं खाऊंगा, तो होगा क्या उसमें लड़ाई, लड़ाई होने से एक दूसरे को लोगों ने मार दिया, माया मतलब कंपटीशन,
और कंपटीशन की वजह से सारे मर गए। उसकी बात करें, तो कंपटीशन फॉर, भी तो कह रहे हैं यहाँ पे कंपटीशन फॉर रिसोर्स, यानी खाने के लिए लड़ने लगे। ठीक है, ओनली सम सर्वाइव, इसमें से कुछ सर्वाइव कर गए, एंड ग्रू एट द कॉस्ट ऑफ द अदर दैट कुड नॉट फ्लोरिश, जिसको दूसरा बैक्टीरिया नहीं खा पाया, तो खाना नहीं मिला, वो दूसरे बैक्टीरिया को मिल गया, जिसको मिल गया वो सर्वाइव कर गया। द नोवेल्टी एंड ब्रिलियंट insight of Darwinian was this: he asserted that variation which are inherited, उन्होंने बताया कि जो वेरिएशन जो इनहेरिटेड होता है चला जाता, एंड विच मेक रिसोर्स यूटिलाइजेशन बेटर फॉर फ्यू, adapted to habitat better will enable only those to reproduce and live more progeny। मतलब ये कहने का है, जो इस कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव कर ले जाता है, वो आगे चल के सर्वाइव करता है, उसके बहुत सारे बच्चे होते हैं, ओनली दोज रिप्रोड्यूस एंड लिव मोर प्रोजेनी, उसके ढेर सारे बच्चे होते, साथ साथ उसकी जनरेशन भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस ना कुछ, जो सर्वाइव करेगा वही आगे जाएगा। खैर, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट किसका है? डार्विन का है, और डार्विन कॉन्सेप्ट बेस्ड पे किस पे? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। किस पे? रिप्रोडक्टिव फिटनेस पे। उसी के बारे में हमने बात किया है। हेंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम ओवर मैनी जनरेशन सर्वाइवर विल लिव मोर प्रोजेनी, प्रोजेनी मतलब बच्चे, एंड देयर कुड बी ए चेंज इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक, और इस तरीके से पूरा पॉपुलेशन बदल जाएगा। जहाँ पे हर टाइप के आगजम रहते थे, वहां पर चला कि एक ही टाइप के आगजम मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यही सर्वाइव कर गए, बाकी सब मर गए, है ना। देखो, इसको कुमला के बताया गया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की कहानी समझाई गई इसमें, जो दिया था डार्विन ने। अगला हमारे पास है मैकेनिज्म ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन की मैकेनिज्म के बारे में बताया गया। देखो यहाँ क्या, व्हाट इज ओरिजिन ऑफ दिस वेरिएशन एंड हाउ डज स्पेसिएशन अगर, क्या मतलब? देखो यहाँ पे स्पेसिएशन मतलब होता है नई जात का डेवलपमेंट। पुरानी तो खत्म हो गई क्योंकि वो मर गए, है ना। पुरानी खत्म हो गई क्योंकि वो लड़ नहीं पाए, कमजोर थे, इसलिए वो खत्म हो गए। अब जो बचे, इसका मतलब कि वो नई, कुछ नई टाइप की वैरायटी है, इसी को बोलते हैं यहाँ पे स्पेसिएशन। इसका मतलब फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। ठीक, स्पेसिएशन। इवन दो मेंडल हैड टॉक ऑफ इनहेरिटेड फैक्टर, मेंडल ने बात किया किसके बारे में? फैक्टर के बारे में। फैक्टर था क्या? जीन। इन्फ्लुएंसिंग फिनोटाइप, और ये फिनोटाइप को इन्फ्लुएंस करता है। डार्विन आइदर इग्नोर दिस ऑब्जर्वेशन और केप्ट साइलेंस, फिर डार्विन जो है फैक्टर के बारे में या तो जानते थे, या तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, इस पे साइलेंट थे। जानते भी थे तो चुप थे, कुछ बोल नहीं रहे थे। इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक की बात करें, ऑफ 20th सेंचुरी, ईगो ड्यूब्रिस, एक नए साइंटिस्ट यहाँ पे आए, इनका नाम रखिएगा ईगो ड्यूब्रिस। बेस्ड ऑन हिज वर्क इवनिंग प्रिमरोज, याद रखिएगा, इन्होंने इवनिंग प्रिमरोज पे काम किया था। देखो, ब्रॉट फॉर्थ फॉर द आइडिया ऑफ म्यूटेशन, और म्यूटेशन का आइडिया भी इन्होंने ही दिया था। ठीक है। लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली, लार्ज डिफरेंस अराइजिंग सडनली इन ए पॉपुलेशन, उन्होंने बताया था कि जो एक पॉपुलेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, और ये डिफरेंस के बारे में बताया था ह्यूगो ड्यूब्रिज ने। और ये डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो जाता है। क्या होता है? म्यूटेशन हो जाता है। समझ आया? वही कह रहे हैं यहाँ पे, ही बिलीव दैट इट इज ए म्यूटेशन, उनको ऐसा मानना था कि म्यूटेशन की वजह से होता है, विच काजेस इवोल्यूशन, इसकी वजह से क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, एंड नॉट द माइनर वेरिएशन, जो छोटे छोटे वेरिएशन होते हैं ये तो सब में होते हैं, कि नॉट द माइनर वेरिएशन हेटेबल दैट डार्विन टॉक अबाउट। डार्विन क्या कहते थे कि जब हम लोग जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें म्यूसिस होता है, साथ साथ म्यूटेशन होता है, लेकिन म्यूटेशन बहुत स्लो में स्टेप में होता है, ज़्यादा कैंसर जो नुकसान कर जाएगा। तो छोटा छोटा म्यूटेशन होता है, और उस म्यूटेशन की वजह से आप देखते हैं यहाँ पे कि दादाजी के दादा के उनके बच्चे होंगे, और उनसे कंपेयर करो आपस में तो बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो ये भी म्यूटेशन होता है, बहुत कम होता है, कम अमाउंट में होता है। तो वही डार्विन के हिसाब से छोटे छोटे म्यूटेशन होते हैं जो चल के बहुत बड़े चेंजिंग करते हैं, और ये चेंजिंग आगे चल के जनरेशन में भी जाता है। तो ये कह रहे थे, तो डार्विन का मतलब था कि स्टेप बाय स्टेप म्यूटेशन होता है, स्लो स्टेप में होता है, जबकि ह्यूगो ड्यूब्रिज क्या कहते थे, ये अचानक होता है और ज्यादा अमाउंट में होता है। ठीक, देखो, म्यूटेशन आर रैंडम एंड डायरेक्शनलेस व्हाइल डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल। क्या मतलब? देखो यहाँ पे कह रही, जो ह्यूगो ड्यूब्रिज साहब कहते थे कि जो म्यूटेशन होता है वो रैंडम होता है, मतलब अचानक होता है। कैसा? रैंडम होता है, और कैसा होता है?
अचानक होता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तो ये डार्विन कहते थे, देखो डार्विन वेरिएशन आर स्मॉल, इन्होंने क्या बताया, स्मॉल होता है एंड डायरेक्शनल होता है, पास में कुछ डायरेक्शन होता है। इसका मतलब ये होता है कि ये जो वेरिएशन होता है ये किसी एक डायरेक्शन में होता है, या तो उससे फायदा होगा या तो नुकसान होगा, उसमें फायदा होगा या नुकसान हो गया। तो कह रही ये स्मॉल होता है, साथ में डायरेक्शन लेस होता है। जबकि ये बताया था इसमें इन्होंने क्या नाम है, ह्यूगो डिब्रिज ने, उन्होंने क्या बताया, ये रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है। रैंडम और डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ठीक है, कैसे भी हो सकता है। दूसरी बात करें कि इवोल्यूशन फॉर डार्विन वाज ग्रेजुअल, और डार्विन जो कहते थे बताया कि ग्रेजुअल होता है, धीरे धीरे होता है। वाइल डिब्रीज जो मानते थे म्यूटेशन जो होता है काज स्पेसिएशन एंड हेंस कॉल्ड द साल्टेशन। कुमला की ये कि जो डिब्रीज कहते थे कि म्यूटेशन बहुत सडन होता है, पास में कुछ, और उन्होंने नाम क्या दिया था, साल्टेशन। ये कई बार पूछा गया है, साल्टेशन कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या बताओगे, हाँ ह्यूगो डिब्रीज ने। किसने, ह्यूगो डिब्रीज ने। और ह्यूगो डिब्रीज ने किस पे काम किया था, इवनिंग प्रिमरोज पे, ठीक है, इवनिंग प्रिमरोज, इसको बोलते हैं ओइनोथेरा लैमार्कियाना, ये प्लांट का नाम है, पूछा नहीं जाएगा आपसे। देखो साल्टेशन का मतलब कई बार पूछा गया, क्या मतलब, देखो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, वही तो कह रहे हैं यहाँ पे, सडन होता है, अचानक होता है, एक ही स्टेप में होता है, बहुत सारा म्यूटेशन होता है, बस में कुछ। स्टडीज इन पॉपुलेशन जेनेटिक्स लेटर ब्रॉट आउट सम क्लैरिटी, ये जब पॉपुलेशन जेनेटिक्स पढ़ेंगे इसके बारे में और सी क्लैरिटी मिलेगी। अब क्वेश्चन क्या है पहले वो समझ लो। क्या देखो, पहली चीज तो यहाँ पे ये है कि जो ह्यूगो डिब्रीज ने काम किस पे किया था, क्या बताओगे, इवनिंग प्रिमरोज, यहाँ देखो, हाँ ये हमारे ह्यूगो डिब्रीज। अगर आपसे पूछे म्यूटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या बताओगे, ह्यूगो डिब्रीज। किस पे काम किया, इवनिंग प्रिमरोज पे, ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है कि जो हाँ जो म्यूटेशन की बात करते हैं यहाँ पे, ये रैंडम होता है और डायरेक्शन लेस होता है, किसने बताया, ह्यूगो डिब्रीज। किससे, ह्यूगो डिब्रीज ने। यहाँ पे देखो क्या है हमारा, तो दो कॉन्सेप्ट यहाँ बेसिकली निकल के आते हैं। सडन होता है और डायरेक्शन लेस होते हैं। सडन होता है, डायरेक्शन लेस होता है और लार्ज होता है, ठीक है। हमारे पास जो डार्विन की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये कैसे होता है देखो, ठीक है। क्यों क्या बताया, म्यूटेशन स्मॉल स्लो डायरेक्शनल, ठीक है। किसका है, डार्विन का, नोट कर ले, पूछा जाता है ये। और एक टर्म है साल्टेशन, अगर आपसे पूछे साल्टेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया, क्या बताओगे, हाँ सिंगल स्टेप, लार्ज म्यूटेशन, ठीक है। इस पूरे जो कॉन्सेप्ट इसका ये चीज है। बाकी यूनिक सिम्बल याद रखिएगा, इसमें काम किया है। तो म्यूटेशन कैसा होता है, सडन होता है, डायरेक्शनलेस होता है, लार्ज होता है, ये बताया था ह्यूगो डिब्रीज ने। और जो म्यूटेशन होता है स्मॉल होता है, स्लो होता है और डायरेक्शनल होता है, ये बताया था किसने, डार्विन ने, ठीक है, ये पूछा था। और एक साल्टेशन वर्ड कई बार आ चुका है ये, साल्टेशन। साल्टेशन कॉन्सेप्ट दिया किसने था, किसने दिया, इसेंस ऑफ डार्विनियन थ्योरी क्या है, हाँ ऐसे बोलना चाहिए,
नेचुरल सिलेक्शन। जल्दी करो, हो गया? नोट कर लिया? याद रहेगा? भूल जाओगे? भूल जाओगे? याद हो गया? बताओ। अच्छा फिर हाइगो डेवरिस के हिसाब से क्या है म्यूटेशन? अच्छा, लार्ज होता है, ठीक है। और डार्विन के हिसाब से? क्या? डार्विन के हिसाब से डायरेक्शनल। सही तो कह रहे हो। देखो ये डार्विन है, इनके हिसाब से क्या है? डायरेक्शनल। डी से डार्विन, डी से डायरेक्शनल। कहने मतलब अगर देखा जाए डार्विन कॉन्सेप्ट यहाँ पे ज्यादा बेटर था, लेकिन याद रखो इधर बात नहीं करो। हालांकि अगर बात करें स्टेप की तो दोनों के सेंटेंस सही था। अचानक किसी मान लो कोई आदमी है, उसको कैंसर हो गया, उसके जनरेशन में किसी को नहीं था कैंसर, अचानक उसको कैंसर हो गया। ये कैसे हुआ है? अगर उसे किसी फैमिली हिस्ट्री में अगर कैंसर का हिस्ट्री मिलता तो वो आ जाता किस में? डार्विन के हिसाब से आ जाता। वही धीरे धीरे स्टेप करके वो अगले जनरेशन में आया। लेकिन किसी जनरेशन में नहीं था, अचानक कैंसर हो गया, तो किसका कॉन्सेप्ट है वो? ईगो डेवरीज का। कॉन्सेप्ट दोनों का सही है, लेकिन जो डार्विन सोचते थे उनके हिसाब से जो म्यूटेशन होता है वो डायरेक्शन होता, समझते हो? इसका मतलब इससे क्या होता है? प्रॉफिट होता है, बेनिफिशियल। प्रॉफिट ना लिखे, कौन सा पैसा मिल रहा है यहाँ पे देखो, मतलब बेनिफिशियल होता है। इसका मतलब है बेनिफिशियल। ठीक है। अरे भाई जैसे म्यूटेशन, सॉरी, जो म्यूटेशन धीरे धीरे जो म्यूटेशन हो रहा है, इसे आप देखते हो कि जो बच्चे होते हैं आगे जो जनरेशन कैसे होते हैं, अलग अलग दिखाई देने लगते हैं, है कि नहीं? तो इसका मतलब क्या है? बेनिफिशियल। तो डार्विन के हिसाब से जो म्यूटेशन होता है वो बेनिफिशियल होता है, छोटे छोटे स्टेप में होते हैं, इससे नए नए वेरायटी बनती है, नए नए वेरिएशन आते हैं। ठीक। और ये स्मॉल होते हैं और स्लो होता है। कोई चीज़ स्मॉल होता है, स्लो होता है, जाहिर सी बात अच्छी चीज़ होगी, मोस्टली यही चीज़ होता है। तो डायरेक्शनल होता है किसके हिसाब से? डार्विन के हिसाब से। लेकिन ह्यूगो के हिसाब से क्या है? अचानक कोई चीज़ होती है तो उससे नुकसान के चांस ज़्यादा है, बस में कुछ फायदा भी हो सकता है। जैसे मान लो कोई सीड बनाते बनाते एक्सपेरिमेंट में ऐसा सीड बन गया जो कि उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो वो भी हो गया, है कि नहीं? उसमें फायदा नुकसान दोनों हो सकता है ह्यूगो के हिसाब से। कोई चीज़ अचानक हो, दोनों चीज़ों पॉसिबिलिटीज है। लेकिन यहाँ पे क्या है, सिर्फ उसने बताया था बेनिफिशियल के बारे में, कि जो म्यूटेशन होता है वो बेनिफिशियल होता है। समझ आया? और एक जरूर याद रखिएगा, साल्टेशन कॉन्सेप्ट दिया किसने था? क्या बताओगे? ईगो डिवीजन ने। क्या मतलब? सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा। कई बार पूछा गया है। अगला हमारे पास है हार्डी विनबिन प्रिंसिपल। ठीक है, हार्डी विन प्रिंसिपल, और इससे भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, इससे भी क्वेश्चन आता है हार्डी प्रिंसिपल से। देखो क्या है, एक इनका इक्वेशन है, देखो देखो ये देखो ये पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ ऐसे खाती कर दो। देखो 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 हार्डी विन प्रिंसिपल क्या कर, देखो इनके हिसाब से कर, देखो क्या करें। जैसे मान लो इन्होंने क्वेश्चन बताया पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, पी और क्यू क्या बताया गया? ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, जीन की फ्रीक्वेंसी है, ये किसी पॉपुलेशन की हो सकती है। अगर इसकी वैल्यू 1 आता है, कितना आता है? इसका मतलब इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है। अगर इसकी वैल्यू 1 से डिफर कर जाती है, 2 आ जाए या कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। पहली बात तो इस इक्वेशन का एप्लीकेशन बताया मैंने। अगर 1 आता है इसका मतलब कोई इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई वेरिएशन नहीं हो रहा है। और अगर 1 से डिफर कर जाता है, इसका मतलब इसके कौन कौन से फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं वो भी आगे बताएंगे। 5 फैक्टर पूरे हैं: नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, जीन माइग्रेशन, नेचुरल सिलेक्शन, उसमें म्यूटेशन। ये 5 फैक्टर है जो इस इक्वेशन को डिफर कर जाते हैं। यानी एक इक्वेशन में 1 ना के कोई और वैल्यू आती है, इसका मतलब इवोल्यूशन हो रहा है। तो 5 फैक्टर है जो हार्डी विनबिन प्रिंसिपल को प्रभावित करते हैं। करना मतलब ये है, इसकी जो इक्वेशन निकालोगे तो इसकी वैल्यू 1 नहीं आएगी, कुछ और आ जाएगी, इसका मतलब इसमें इवोल्यूशन हो रहा है। ये तो मैंने बताया इस क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन एग्जाम में सिर्फ यही पूछा जाता है।
ठीक कितने फैक्टर है और क्या इसका इक्वेशन है, ठीक है। लेकिन कुछ सालों से 11 क्वेश्चन ग्राफ को लेके आ रहा है, इस ग्राफ पे क्वेश्चन आ रहा है, इसके बारे में बताता है, ठीक। कह रहे हैं यहाँ पे देखो, इन ए गिवन पॉपुलेशन वन कैन फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ एलील ऑफ ए जीन और एक्वस, दिस फ्रीक्वेंसी इज सपोज टू रिमेन फिक्स्ड एंड इवन रिमेन द सेम थ्रू द जनरेशन। ये जो फ्रीक्वेंसी होती है किसी भी पॉपुलेशन में वो फिक्स होती है और ये जनरेशन बाय जनरेशन चलती है। हार्डी प्रिंसिपल स्टेटेड इज यूजिंग द एल्जेब्रिक इक्वेशन, एल्जेब्रिक इक्वेशन का यूज करके ये बताया कि कोई पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन में जो फ्रीक्वेंसी होती है पॉपुलेशन की वो फिक्स रहता है। बस में कुछ क्या होता है, फिक्स रहता है, उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। अब देखो यहाँ पे दिस प्रिंसिपल सेज दैट एलेलिक फ्रीक्वेंसी इन पॉपुलेशन आर स्टेबल एंड इज कांस्टेंट फॉर जनरेशन टू जनरेशन। द जीन पूल, यहाँ देखो क्या है, ये पूछा गया इस पे कि जीन पूल क्या है, कह रहे कि टोटल जीन एंड देयर एलील, टोटल जीन एंड देयर एलील इन ए पॉपुलेशन, एक पॉपुलेशन में टोटल जीन और उसके एलील उसको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, जीन पूल। बच्चे क्या बोलेंगे इसको, जीन पूल, क्या बोलेंगे, जीन पूल। रिमेन्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट रहती है और 1 के इक्वल होती है। एंड दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम, जो क्वेश्चन बताया ना ये किसका है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर 1 के बराबर होता है इसको बोलेंगे जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ये बदलती नहीं है। सम टोटल ऑफ ऑल द एलील फ्रीक्वेंसी इज 1, और सबका जो फ्रीक्वेंसी का जो सम कितना होता है 1 के बराबर होता है, ठीक है। अब देखो आगे, क्या बच्चे, जीन जीन पूल और जीन प्लान नहीं होता, जन प्लाज होता है। जन प्लाज क्या होता है कि जो एलील्स होते हैं, ठीक है, एलील्स उसके सारे पार्ट्स, हर टाइप के जो एलील होते हैं उनका कॉम्बिनेशन होता है, हर टाइप के, हर टाइप मतलब कोई एक पार्टिकुलर स्पीसीज नहीं, यहाँ पे क्या है एक पार्टिकुलर स्पीसीज की बात कर रहे हैं, वहां पे जितने होते हैं प्लांट हो एनिमल हो जितने, सबका कलेक्शन हो जाएगा, वो जर्म प्लास कलेक्शन कहलाता है। बस ना क्या है जर्म प्लास कलेक्शन, अभी आगे आएगा ये इसके बारे में, ठीक। देखो अगला हमारे पास क्या, देखो यहाँ पे पहले इस ग्राफ को समझ लो क्या है। जैसे एक ग्राफ है आपका, ये दिया गया, देखो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद फिनोटाइप यहाँ पे दिया गया है, और यहाँ पे कह रहे हैं देखो जो बीच वाला स्टेज दिख रहा है आपको, मीडियम साइज इंडिविजुअल आर फेवर्ड, यहाँ मीडियम साइज के जो इंडिविजुअल है सबसे ऊपर है, दिख रहा है, सबसे ऊंचाई पे है। अगर आप लेफ्ट साइड देखोगे तो नीचे आ गया, राइट साइड जाओगे तो भी नीचे आ जाएगा। ये जो मीडियम साइज के 2 टाइप के इंडिविजुअल थे, एक किनारे वाले और एक बीच वाले, बीच वाले इंडिविजुअल यहाँ पे ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये मान लो 3 टाइप की पॉपुलेशन थी। जो किनारे वाले थे इनके पूरे नंबर कम हो गए, जो बीच वाले हो गए उनके नंबर ज़्यादा हो गए। देखो यहाँ पे फिनोटाइप फेवर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन, ये है। देखो अब क्या करें, देखो यहाँ एक नेचुरल सिलेक्शन में ऐसे था, मान लो कि मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल यहाँ पे ज़्यादा थे। अब क्या करें, देखो मतलब ये है कि अगर हम बात करें कि अगर ये इंडिविजुअल थोड़ा सा, याद रखो क्या है, ये थोड़ा सा और एक्सटेंड कर जाए और ऊपर की तरफ, यानी मीडियम साइज वाले इंडिविजुअल और ज्यादा हो जाए, ये पीक कहाँ जाएगी, ऊपर तरफ जाएगी, कहाँ जाएगी, ऊपर तरफ जाएगी। याद देखो इसमें क्या, पीक गेट से हायर एंड नैरोअर, पीक जो हायर चली जाएगी और जैसे से ऊपर जाएगी तो क्या होती जाएगी, पतली होती जाएगी, किनारे वाले कम होते जाएंगे, तो ये ऊपर चलता जाएगा, ठीक। तो पीक गेट्स नैरोअर, हायर एंड नैरोअर। अब देखो इसका नाम बोलते हैं क्या, देखो इसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग, क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग। तो पहला ग्राफ किसका होगा, देखो स्टेबलाइजिंग, तो क्या बोलेंगे स्टेबलाइजिंग, यानी कि बीच वाले जो पॉपुलेशन है उनके नंबर बढ़ते चले जाएंगे, यानी हो जाएगा स्टेबलाइजिंग। दूसरा देखो अगर पीक जो है यहाँ देखो एक तरफ शिफ्ट हो जाए, राइट की तरफ, मतलब जो राइट तरफ पॉपुलेशन उनके नंबर बढ़ जाए, लेफ्ट तरफ पॉपुलेशन उनके नंबर बढ़ जाए, इसको क्या बोले, कोई एक स्पीसीज के नंबर बढ़ जाए, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डायरेक्शनल। यहाँ देखो पीक शिफ्ट इन वन डायरेक्शन, ये इधर तरफ शिफ्ट हो गया है, यानी जो राइट साइड वाले पॉपुलेशन इनके नंबर बढ़ जाएंगे, इसको बोलेंगे डायरेक्शन। इधर दिखाया राइट साइड, ये लेफ्ट भी हो सकता है, राइट एंड लेफ्ट, अगर लेफ्ट तरफ हो जाएगा तो लेफ्ट डायरेक्शन में जाएगा, यानी कि लेफ्ट वाले पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे, और राइट की तरफ तो राइट वाले पॉपुलेशन बढ़ जाएंगे। कुछ माया, तो लेफ्ट और राइट की बात करें, लेफ्ट और राइट में से कोई एक पॉपुलेशन बढ़ जाए उसको बोलेंगे डायरेक्शनल। लेफ्ट और राइट में दोनों ना बढ़े, बीच वाले बढ़ते पॉपुलेशन, उनको बोलेंगे स्टेबलाइजिंग। क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग। और देखो यहाँ पे अगर यहाँ पे जो बीच वाले पॉपुलेशन, यहाँ देखो बीच वाले पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने लगे, मीडियम साइज के इंडिविजुअल क्या होने लगे,
खत्म होने लगे, देखो यहाँ पे ये अंदर चलते हैं, ये देखो दिख रहा है, बीच वाले पोर्शन कहाँ हो गए, धीरे धीरे खत्म होने लगे, जो पेरीफ्री वाले थे उनके नंबर बढ़ने लगे। इसको क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव। क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव। क्या बोलेंगे, डिसरप्टिव। तो बीच वाले पॉपुलेशन यहाँ पे खत्म होने लगे और पेरीफ्री वाले पॉपुलेशन बढ़ने लगे, इसको बोलेंगे डिसरप्टिव। इसका उल्टा ही तो है ये, नहीं है, यहाँ पेरीफ्री वाले कम हो रहे थे और बीच वाली पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही थी, तो क्या बोला था हम लोगों ने, स्टेबलाइजिंग। यहाँ क्या कह रहे हैं, यहाँ पे पेरीफ्री वाले पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं, बीच वाले पॉपुलेशन कम हो रहे हैं, इसको बोलेंगे डिसरप्टिव। और किसी एक तरफ शिफ्ट हो जाए, दाएं साइड वाले पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ जाए या लेफ्ट साइड वाले पॉपुलेशन बढ़ जाए, इसको बोलेंगे डायरेक्शनल, ये वाला है। ठीक है, ये तीनों पे ग्राफ आ चुका है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। जैसे आप पूछेगा यहाँ पे 3 पॉपुलेशन थी, बोलो दोबारा बता दें। मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पे 3 टाइप की पॉपुलेशन थी, एक बीच वाली थी यहाँ पे और एक यहाँ पे थी। मान लो आदमी की बात कर लेते हैं, जैसे आदमी 3 टाइप का सपोज दैट, एक की लंबाई बहुत बड़ी है और एक लंबाई बहुत छोटी, मतलब बौने की बात कर रहे हैं, यहाँ रख लिया हमने। और ज्यादातर देखोगे कि पॉपुलेशन में किस टाइप के लोग होते हैं, मीडियम साइज के, ना ज्यादा बड़े ना ज्यादा, ऐसा ही होता है, वो बीच में है, इनके नंबर ज्यादा है कि नहीं ज्यादा। अगर पॉपुलेशन देखो तो मीडियम साइज के लोग ज्यादा मिलेंगे, इसका मतलब मीडियम साइज के पॉपुलेशन ज्यादा है, बड़ा है, समझ। तो अगर ऐसा होता है और नेचर भी चाहता है मीडियम, आप खुद देखो अपने आसपास देखो, तो मीडियम साइज के लोग ज्यादा मिलेंगे, ना ज्यादा लंबे वाले आपको दिखाई देंगे ना ज्यादा छोटे वाले दिखाई देंगे, दिखाई देंगे बहुत मुश्किल से, तो मीडियम साइज के लोग ज्यादा है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे, स्टेबलाइजिंग। क्या बोलेंगे, और ये आप नेचर में देखते भी हो, मैं कुछ। लेकिन अगर मान लो ये पी कुछ ऐसा कुछ हो जाए, ठीक है, कि इसमें से कोई एक इधर जो लंबे वाले, बहुत लंबे वाले, ठीक है, या बहुत बौने वाले तरफ शिफ्ट हो जाए, मतलब इधर शिफ्ट हो जाए, मान लो बौने वाले लोग ज्यादा हो जाए, ठीक है, और इधर शिफ्ट हो जाए, मतलब मान लो बहुत लंबे वाले पॉपुलेशन ज्यादा हो जाए, तो इसको क्या बोलेंगे, डायरेक्शनल। डायरेक्शन हो रहा है लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो इसको बोलेंगे डायरेक्शनल। लेकिन अगर मान लो ऐसा हो जाए कि जो मीडियम साइज के लोग हैं वो किसी वजह से उनको बीमार हो जाए या कोई महामारी आ जाए, और महामारी ऐसी आए कि जो मीडियम साइज के लोग हैं उन्हीं को अफेक्ट करे, तो मीडियम साइज के लोग धीरे क्या होने लगेंगे, खत्म होने लगेंगे। लेकिन जो लंबे वाले साइज हैं, जो बौने वाले साइज लोग टाइप है, उन पे कोई फर्क ही ना पड़े, तो मीडियम साइज लोग धीरे धीरे खत्म होने लगेंगे, लंबे और बौने टाइप के लोग देखो धीरे धीरे हो जाएगा, बढ़ने लगे, देखो यहाँ पे बढ़ गया। तो ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे, डिस्ट्रप्टिव। नेचर भी यही नहीं चाहती है, नेचर चाहता है, नहीं चाहता है। नेचर किसको पसंद करता है, मीडियम साइज लोग बढ़े, तो मैं इसलिए आप आसपास देखो आपको मीडियम साइज के लोग ही दिखेंगे, उसमें आया। ठीक है, अगर मीडियम साइज के लोग खत्म हो लगेंगे, ये नेचर नहीं चाहता है, इसलिए इसको बोला गया डिस्ट्रप्टिव। उसमें कुछ समझाया था। तो इस पे कई तरह के क्वेश्चन आपको दे सकते हैं। पेस्टिसाइड की एग्जांपल देते हैं कि एक बैक्टीरिया था, उससे पेस्टिसाइड दिया और अचानक मतलब कई सारे बैक्टीरिया का झुंड था, उसमें एक टाइप की बैक्टीरिया जिंदा है, दूसरी टाइप बैक्टीरिया खत्म हो गई, मतलब क्या है, रैशनल हो गया। किसमें जाएगा, रैशनल में, उसमें। तो इसे भी आपको एग्जांपल देख के कह सकते हैं। ठीक है, अब आपने पीछे ही क्वेश्चन पढ़ लिया, देखो यहाँ पे कह रहे फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल कैन बी नेम्ड पी क्यू। तो पी क्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है। ये डिप्लॉयड पी एन क्यू रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए एंड एलील ए। अब करें द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए कैपिटल इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज पी स्क्वायर। इसलिए इसके माने मैंने पी मान लिया, इसके लिए क्या है पी, क्या है, जीनोटाइप ही तो है, ये क्या जीनोटाइप है, इसके लिए पी, इसके लिए पी, तो पी इंटू पी क्या हो जाएगा, इसी को हमने पी स्क्वायर लिख दिया है। क्या लिख दिया है, पी स्क्वायर। यहाँ देखो, दिस इज सिंपली स्टेटेड इन अनदर वेज, that is probability that the allele A with the frequency of appear on both the chromosome of diploid chromosome is simply the product of the probability p square। p square हो गया, यानी कि जीनोटाइप लिखा है। सिमिलरली एज ऑफ q square, ये किसको जाएगा, ऑफ AA टू PQ। तो A क्या बताया गया, टू, इसको ध्यान रखना कि जो Q वाला उसका q स्क्वायर है, लेकिन A और A का 2PQ है, ये भी पूछा गया था। A और A का PQ नहीं है, 2PQ है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बात कर रहे हैं हम लोग। देखो यहाँ देखो, अरे ये किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, देखो यहाँ पे ये हम लोग बात कर रहे हैं उसकी क्या बोलेंगे इसको, हेटेरोगैमेट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हेटेरोगैमेट कैसा है, 2PQ है और इसका PQ नहीं है। एग्जाम में आपको PQ दिया गया था जो, और ए वाला फ्रीक्वेंसी क्या होगी PQ।
अगर उसके पी है, इसका क्यू है, इसका क्या होगा, 2 पी क्यू होना चाहिए था, लेकिन पी क्यू नहीं होता, क्या होता है, 2 पी क्यू होता है। उसमें इसका ध्यान रखना है यहाँ पे। और देखो हेंस ये इस क्वेश्चन बनता है, देखो दिस इज ए बाइनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। मतलब क्या है कि अगर इसमें कोई चेंजिंग आएगा, किसी वजह से आए कि पॉपुलेशन बीच वाली बढ़ जाए या डिस्ट्रप्टिव हो जाए या डायरेक्शनल हो जाए, उसके से पॉपुलेशन में चेंजिंग आता है। देखो तो क्या होगा, देखो यानी कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी मेजर्ड डिफर फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू द डिफरेंस डायरेक्शन इंडिकेट द एक्सटेंट ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। इसका मतलब ये हो गया कि वो वेलोसिटी चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इवोल्यूशन हो रहा है। ये तो बता चुके पहले भी। डिस्टर्बेंस इन जेनेटिक इक्विलिब्रियम और हार्डी विनबिन इक्विलिब्रियम, जो जेनेटिक इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस है या हार्डी विनबिन इक्विलिब्रियम में डिस्टर्बेंस है, दैट इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील इन ए पॉपुलेशन वुड देन बी इंटरप्टेड एज रिजल्टिंग इन इवोल्यूशन। और उसकी वजह से क्या होगा, इवोल्यूशन होता है। इसका मतलब क्या है, जेनेटिक इक्विलिब्रियम या हार्डी इक्विलिब्रियम में अगर कोई चेंजिंग आता है तो यहाँ देखो इस इक्वेशन में चेंज कब आ सकता है, जब पी की वैल्यू बढ़े या क्यू की वैल्यू बढ़े, दो में से एक बढ़ेगी तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, अलग हो जाएगी। अब क्या करना देखो यहाँ पे, अब यहाँ से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये जो इक्वेशन है आपका ये वाला देखो, पी स्क्वायर प्लस 2 पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको कितने फैक्टर जो प्रभावित कर सकते हैं, कितने दिए देखो 5 फैक्टर नोन टू अफेक्ट द हार्डी विनबिन इक्विलिब्रियम। दीज आर मार्क कर लेंगे। सबसे पहले क्या देखो, जीन माइग्रेशन नंबर 1, दूसरा देखो क्या है, या जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, तीसरा क्या देखो जेनेटिक ड्रिफ्ट, चौथा क्या देखो म्यूटेशन, पांचवा क्या है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, क्या और क्या है 6 वाला नेचुरल सिलेक्शन। अरे एक डबल कर दिया ना मैंने, देखो ये जो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो एक ही होता है बच्चे, नंबर बदल गया है, देखो इसमें आर लगा है ना, जीन माइग्रेशन या जीन फ्लो ये 1, ठीक है, और ये हो गया नंबर 2, ठीक है, म्यूटेशन नंबर 3 और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन नंबर 4 और नेचुरल सिलेक्शन नंबर 5, ये है, ठीक है, जीन माइग्रेशन जीन फ्लो। आप कह रहे हैं कि जो 5 फैक्टर होते हैं, ये 5 फैक्टर में कोई चेंजिंग होगा, इसका मतलब वो इक्वेशन सही नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो इसको यहाँ पे अब देखो क्या है इसमें, यहाँ पे 3 तो जी से लिखे हुए, देखो यहाँ पे क्या क्या देखो, जीन माइग्रेशन, ठीक है, जेनेटिक ड्रिफ्ट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, 3 तो जी से हो गए, तो बन गया 3G, और एम से हो गया हमारा म्यूटेशन और एन से हो गया नेचुरल सिलेक्शन। मन कर रहा है 3G फोन खरीदने का, हो गया कितने फैक्टर 5, कितने हो गए 5, याद रहेगा। 2G खत्म हो क्या आया 3G आया, ठीक है, तो 3G फोन क्या कह रहे हो, अरे गोली हमारे से कम से करो, कम से कम में रहो। तो देखो ये 5 फैक्टर याद रखना है, इसमें कोई फैक्टर दे सकता है कि किस फैक्टर की वजह से हार्डी विनबिन प्रिंसिपल या जेनेटिक इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो सकता है, यानी कि एक सी वैल्यू डिफर कर सकती है। तो कितने फैक्टर हैं 5 फैक्टर है, इन 5 फैक्टर के अलावा छठा कोई नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन जब देगा तो रहेगी इसमें किसके वजह से कोई फर्क पड़ता है, इसमें यानी पॉपुलेशन चेंज हो जाएगी। तो अगर इसमें 5 में से कोई हो तो चेंज हो जाएगी और ना हो तो चेंज नहीं होगा। क्लियर हुआ, ये पूछा भी जाता है इस क्वेश्चन को लेके, ठीक है। और देखो आगे अब कह रहे हैं, यहाँ देखो चीज दिखाया गया यहाँ पे, नेचुरल सिलेक्शन व्हेन माइग्रेशन ऑफ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अदर स्पेस एंड पॉपुलेशन अकर, जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन द ओरिजिनल विल्स इन द न्यू पॉपुलेशन, जीन न्यू जीन्स एलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। मतलब ये कहने का देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये था लखनऊ और ये है कानपुर, देखो अगर मान लो कुछ लोग लखनऊ छोड़ के कहां चले गए कानपुर, ठीक है, हुआ तो जो लोग लखनऊ छोड़ के कानपुर जाएंगे तो एक फ्रिक्वेंसी कम हो गई ना। मान लो कोई होनहार कोई सर्जन था, पहले लखनऊ में प्रैक्टिस करते तब कहां चले गए
कानपुर चले गए, तो एक सर्जन कम हुआ कहाँ से, लेकिन यहाँ एक सर्जन बढ़ा कहाँ पे, तो यहाँ से कम होगा यहाँ पे, तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है उसकी फ्रिक्वेंसी चेंज हो जाएगी। समझ में आया? देखो आगे, तो कह रहे कि जीन फ्रिक्वेंसीज चेंज इन द ओरिजिनल वेल्स, तो ओरिजिनल से चेंज हो गई, एंड द न्यू पॉपुलेशन ऐड हो जाएगा, न्यू जीन्स एलीज आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, नए पॉपुलेशन में ऐड हो गया, एंड दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन, लखनऊ से कम हो गया। फिर कि देयर वुड बी जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम। यहां देखो कह रही कि अगर ये एक पॉपुलेशन गया, फिर दूसरा गया, फिर तीसरा गया, तो जब एक बार जाए सबको सब चले गए, लखनऊ सारे सर्जन कहाँ चले गए, कानपुर चले गए, एलसी में बैठे पहुंच गया वहां पे, है कि नहीं। देखो कह रहे कि अगर यहां देखो बच्चे ये जो हुआ था क्या था, ये जीन माइग्रेशन क्या था, एक बार जीन माइग्रेशन, बार बार जीन फ्लो। यहां देखो और ये मल्टीपल टाइम होने लगे, कितने मल्टीपल टाइम, इसको बोलते हैं जीन फ्लो। ये दोनों में अंतर है, जीन फ्लो बस में कुछ, यहाँ पे कई बार पॉपुलेशन जाए उसको बोलते हैं जीन फ्लो, एक बार जाए उसको बोलेंगे क्या, जेनेटिक जीन सर क्या बोलते हैं इसको, जीन माइग्रेशन। ठीक, क्या बोलेंगे, जीन माइग्रेशन। ठीक है, तो जीन माइग्रेशन और जीन फ्लो हो गया। और देखो आगे यहाँ पे दूसरा बताया गया है कि यहाँ देखो माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम, जिसी को हम लोग बोलते हैं जीन फ्लो। इफ द सेम चेंज अकर्स बाय चांस, देखो यहाँ पे अगर ये अकर्स बाय चांस हो, अचानक हो, इसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। जैसे मान लो श्रीलंका की बात करें सपोज दैट, ठीक है, श्रीलंका में मान लो सपोज दैट सुनामी आ गया, सुनामी आ गया, सुनामी आने के बाद सारी पॉपुलेशन खत्म हो गई, समझ आया, अचानक खत्म हो जाएगी, मुश्किल से 15 मिनट लगेंगे, पूरी पॉपुलेशन खत्म, पूरी श्रीलंका ही खत्म, तो समुद्र किनारे है भी वो, ठीक है। तो वो कैसा हुआ, अचानक हुआ, तो श्रीलंका की पॉपुलेशन में क्या है, बहुत कम है ना, तो करे अचानक हुआ और पूरी पॉपुलेशन क्या हो गई, खत्म हो गई। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, जेनेटिक ड्रिफ्ट। क्या बोलते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो इसको ध्यान रखिए कि अगर कोई बाई चांस होता है, अचानक हो जाए, इसको हम लोग बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। दूसरी बात, जो जेनेटिक ड्रिफ्ट हमेशा स्मॉल पॉपुलेशन के लिए एप्लीकेबल है, बड़े एरिया के लिए एप्लीकेबल नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंडिया के कोई सर्जन मान लो चला गया, वो सपोज दैट कनाडा चला गया, मैं और अचानक गया, वो अचानक गया, तो क्या इंडिया पे सर्जन की कमी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, नहीं होगी। क्यों, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे सर्जन हैं, क्या है, बहुत सारे सर्जन हैं, तो इंडिया पे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हाँ, अगर यही हम बात करें लखनऊ से कानपुर की बात करें, तो लखनऊ तो एक यहाँ तो छोटा एरिया हुआ, कानपुर एक छोटा एरिया हुआ, है ना, महानगर टाइप में हो गए, तो लेकिन अगर यहाँ से चले गए तो फर्क पड़ेगा, मैं फर्क पड़ेगा। छोटे एरिया में अगर ये होता है तो फर्क पड़ता है, बड़े एरिया में होता है तो फर्क नहीं पड़ता है। तो कहने मतलब जो जेनेटिक ड्रिफ्ट की बात करें, छोटे एरिया की बात करते हैं। ठीक, और देखो यहाँ पे सम टाइम कह रहे हैं यहाँ पे द चेंज इन द एलेलिक फ्रीक्वेंसी इज सो डिफरेंट इन द न्यू सैंपल ऑफ पॉपुलेशन दैट दे बिकम डिफरेंट स्पीसीज। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि डिफरेंट स्पीसीज बन जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ के लोग कोई चले गए, मान लो इंग्लैंड, ठीक, या ऑस्ट्रेलिया, सपोज दैट कोई आदमी गया, डॉक्टर बन गया, वहां निकल लिया चुपचाप, ठीक, और करीब वहां पे रहा, 3-4 जनरेशन उसके निकल गई वहीं पे ऑस्ट्रेलिया में ही। जब वो इंडिया आएगा तो क्या इंडिया जैसा दिखेगा, वो नहीं दिखेगा, बोल चाल, उसकी स्किन की कलर सब चेंज हो जाएगा, हो चुका होगा, समझ आया। और आपको क्या लगेगा कि जब वहां से आएगा तो बताया कि मैं इंडिया का हूं, नहीं तुम इंडिया के नहीं, तुम बाहर के हो, सबको पता है कि नहीं। मतलब क्या हुआ कि जब वो इंडिया आता है उसकी कई जनरेशन के बाद, तो आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का है ही नहीं है, बाहर का है, मतलब नई स्पीसीज बन गया ये, समझ क्या हो गया, नए स्पीसीज का फॉर्म कर रहे हैं आप। देखो तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि पॉपुलेशन कभी कभी ऐसा हो जाता है कि एक जगह से दूसरी जगह कोई जाता है और वहां काफी कई जनरेशन रहता है, उसके बाद जो वापस आता है तो ऐसा लगता है कि वो नई जनरेशन का आ गया कोई, समझ आया।
इसी बोलते हैं डिफरेंट स्पीसीज। तो आपको डिफरेंट स्पीसीज नजर आता है, ठीक। यहाँ देखो, तो लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शुरुआत में यहाँ से जो इंडिया से गया था पहली बार, जो गया था उसी के तो बच्चे हैं जो करीब 3-4 जनरेशन के बाद आए। जो पहली बार जो वहां पे गया था वो क्या कहलाएगा? फाउंडर। क्या कहलाएगा? फाउंडर। कौन सी स्पीसीज का? जो 3-4 जनरेशन के बाद आया, कहाँ? इंडिया। तो पहली बार गया तो क्या कहलाएगा? फाउंडर, क्योंकि उसी के बच्चे हैं, बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे के बच्चे हैं, मैं कुछ, तो वो कहलाएगा फाउंडर। और इस इफेक्ट को बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्या बोलेंगे? फाउंडर इफेक्ट। आया ये फाउंडर इफेक्ट हो गया। क्या बोलोगे? फाउंडर इफेक्ट। अच्छा पहले बताओ कि जो हार्डी विविध पिछले समझ में आया, पीछे ग्राफ समझ में आया, मीडियम के साइज के लोग अगर बढ़ जाए अचानक तो क्या बोलेंगे इसको? स्टेबलाइजिंग। और अगर किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए और बीच मीडियम साइज के लोग गायब हो जाए, डिसरप्टिव। हार्डी विविध पीसफुल, क्या दूसरा नाम भी कोई है क्या? क्या नाम दूसरा नाम? अरे यार, जेनेटिक इक्विलिब्रियम। हद हो गई, मतलब क्या नाम है? कितने फैक्टर इसको अफेक्ट डालते हैं? कितने फैक्टर? कौन कौन से? मैं कुछ, और जो पॉपुलेशन एक जगह दूसरी जगह जाता है पहली बार, और वहां बहुत सारे उसके जनरेशन हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं, और वो बच्चा जो दूसरी जगह आता है तो उसका जो पहली बार जो गया है वो क्या लाता है? और इसे फिर क्या बोलते हैं? उसमें आया? ठीक है, ये खत्म हो गया, बाकी कराएंगे नेक्स्ट टर्म पे। तो सुनो इधर, जब सबको आने ना, तो है हाँ 1:30 पे आराम से आइए, खा पी, कोई दिक्कत?